था, नहीं तो सारे डिस्कशंस रिकॉर्ड होते रहते हैं। Okay, so I have started the recording, and now the first important point that any instrument, it has to do this particular picture you are seeing. That is, first there should be a physical quantity which we have to measure. हमेशा कोई भी फिजिकल हो सकता है, आज के टाइम में उस फिजिकल को हम इलेक्ट्रॉनिक सेंस में चेंज कर देते हैं, बट एक्चुअली वी मेजर द फिजिकल क्वांटिटी. हाइट हो सकता है, वेट हो सकता है, कोई करंट का फ्लो हो सकता है, एनीथिंग व्हिच इज एक्चुअली हैपनिंग देयर. So that is called measurement. Measurement is which you want to measure. So there is a some kind of a signal. वो सिग्नल जरूरी नहीं कि आपका वोल्टेज के फॉर्म में हो. इट कैन बी ऑफ एनी फॉर्म, एनी फिजिकल फॉर्म. इट कैन बी ऑफ एनी, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, कुछ भी हो सकता है. So that is there, and we have to measure that. So what we do, the basic, this is a basic block diagram of any measurement system. एक measurement system का block diagram या किसी instrument का block diagram, अगर broader block diagram, not the detailed block diagram, broader means it is very generalized. कि किसी भी instrument में ये चीजें होती है. Using a probe, that physical quantity is converted into some other form, which is easily readable and recordable. जिसको आप easily read कर सकते हो और record कर सकते हो. जैसे मान लो टेम्परेचर है, तो यू नीड अ थर्मामीटर, और थर्मामीटर में आपके स्केल्स बने होते हैं. उस स्केल का कोई रिलेशन होता है. आपने नंबरिंग जो स्केल की कर रखी है, उसको आपने पहले मॉडिफाई, खुद से आपने डिजाइन किया उस स्केल को. आपने ऐसा नहीं कि कहीं पे भी बैठे और ऐसे ही बस लाइन ड्रॉ कर दिया. यू हैव एक्चुअली मेड दोज लाइन अकॉर्डिंग टू समथिंग एल्स. आपने मीटर स्केल लिया, मीटर स्केल में भी आपके डायमेंशंस बने होते हैं. So that dimension is not made as such कि भाई बनाया मैंने बस लाइन खींचता जा रहा हूँ, बनता जा रहा हूँ. No, we have standardized. तो हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है और जो भी हमारा डिवाइस है, तो वो क्या करता है, हमारे फिजिकल क्वांटिटी को किसी एक फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा. कन्वर्ट करने का जो डिवाइस है, which will convert your physical value into any measurable or recordable value, those are called sensor and transducer. वैसे मैंने एंड भी लिखा है और भी लिखा है. इट मींस बोथ आर नॉट द सेम थिंग. सेंसर, ट्रांसड्यूसर, देयर इज अ चैप्टर you can learn कि what is the difference between sensor and transducer. There is a big difference. एक सिर्फ सेंस करता है, दूसरा सेंस करके एक सिग्नल प्रोड्यूस करता है. तो there is a difference. सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर में डिफरेंस है. उस पर हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बट वी नो व्हाट आर ट्रांससेंसर. सेंसर का मीनिंग है which can sense. ट्रांसड्यूसर का मीनिंग है which can convert your one quantity into other form. ट्रांसड्यूसर जो ट्रांसफर कर रहा है आपके क्वांटिटी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में. Okay, so this is needed to measure this physical quantity. Then you have the instrument which is having all the things. Means whatever you have measured, that has to be conditioned. Conditions means हो सकता है वैल्यू आपकी बहुत क्रूड या रफ वैल्यू है, तो यू वांट टू a little bit modification, little bit smoothing kind of thing, कि आपने जो रिजल्ट आया है उसको थोड़ा इसमें स्मूथ कर ले, एक प्रेजेंटेबल वे में कर ले. So that can be done by the instrument. And if you want to save that particular measurement, then you have to use a digital system. तो ये जो ADC और DAC लिखा है, that is analog to digital converter और digital to analog converter. That is as per your need. आपने सिर्फ सेव करना है, तो आपने उसे डिजिटाइज किया, डिजिटल फॉर्म में सेव कर लिया, कंप्यूटर में आप उसने स्टोर कर लिया. और अगर आपको उसको एनालाइज करना है, उसका ग्राफ देखना है, तो अगेन यू हैव टू कन्वर्ट द डिजिटल थिंग्स इनटू अ एनालॉग थिंग ऑन द स्क्रीन. तो स्क्रीन पे जो आपको विजिबल है ना, ऑल द थिंग्स आर एनालॉग, बट इन बैकग्राउंड दे आर डिजिटल. तो वी नीड, एंड देयर विल बी अ डिस्प्ले यूनिट. सो अगर आपको सिर्फ सेव ही करना था तो इट्स ओके. अगर आपको उसको देखना भी है, तो you will have a small screen that can be a liquid crystal display, that can be a LED system, or that can be any kind of screen. You can have a cathode ray oscilloscope. So that is a different kind of, it is not a LCD or it is not a LED. It is a different kind of coated screen on which you can see or you can visualize that particular quantity. जो आपने measure किया ना, उसको आप यहाँ पे visualize कर सकते हो. So there will be a display unit, plotter, storage of data. All these things will happen in the instrument. इंस्ट्रूमेंट के आगे ये सिस्टम अटैच्ड होना चाहिए, विच इज नॉर्मली, इसको कॉमन वर्ड में हम कहते हैं प्रोब. यू मस्ट हैव सीन और यू मस्ट हैव यूज्ड द वर्ड प्रोब, कि जस्ट प्रोब द वैल्यू और प्रोब द क्वांटिटी व्हाट इज देयर. तो एक छोटा सा अटैचमेंट होता है, वो उसको हम प्रोब कहते हैं.
That probe is actually a sensor or a transducer, and you are measuring the physical quantity. Sir, this probe is attached to the instrument. Yes, then only it will supply to the इंस्ट्रूमेंट. जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर एग्जांपल दूं आपको प्रोब के लिए, तो आप ये समझ लो, इवन इन अ वोल्ट मीटर, आप अगर वोल्ट मीटर ले रहे हो तो वोल्ट मीटर में एक्चुअली जो आपका जो वायर लगा होता है, दैट इज नॉट अ सेंसर. Actually, it is not. It is sensing your signal, but it is not converting. It is not doing the transducing of that particular signal. That transduction means आपका कोई वोल्टेज आ गया, उसको आपको डिजिटाइज करना है, तो आपके पास यहाँ पे पहुंचना है उस सिग्नल को, तो आप उसको प्रोब कह सकते हो. लेकिन प्रोब एक बेटर वे में मैं एग्जांपल देता हूँ आपको. फॉर एग्जांपल, आप कोई पॉल्यूशन चेक कर रहे हो, ठीक है, पॉल्यूशन आपने चेक करना है कि आपके रूम में कितना पॉल्यूशन है, तो यू विल गो एंड बाय ए पॉल्यूशन मीटर, कि भाई मेरे को पॉल्यूशन चेक करना है, मुझे एक मीटर दे दो. तो आपको एक छोटा सा डिवाइस देगा. उस डिवाइस में आपके पास इवन आप कार का आप जब करवाते हो पॉल्यूशन चेक, आपने देखा होगा कार का पॉल्यूशन चेक होता है. कार के पोल्यूशन में आपके जो एग्जॉस्ट वाली पाइप होती है, उसमें एक छोटी सी पाइप वो डालता है, विच इज एक्चुअली अ प्रोब, जो आपके मे बी के सभी ने नहीं करवाया होगा, बाइक का भी करवाते हैं, हो सकता है कभी आपने देखा हो पोल्यूशन चेक कैसे होता Yes, है. sir. दे इंसर्ट अ प्रोब, एंड दैट प्रोब इज नथिंग बट इट इज एक्चुअली absorbing the CO2, सल्फर डाइऑक्साइड और एनी अदर पॉल्यूटेंट. उसके एब्सॉर्बेंस की क्वालिटी उस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन में, उस पर्टिकुलर प्रोब में होनी चाहिए. दैट प्रोब इज कोटेड विद अ मटेरियल which can easily capture the CO2, SO2 or any other pollutant, and how much it has captured, कि कितनी क्वांटिटी में कैप्चर किया, उसकी इंफॉर्मेशन उसके पीछे एक वायर से लगा होता है, उसके पास इंस्ट्रूमेंट वहां पे आ रहा होता है. कैप्चर तो हो गया, मींस सेंस तो कर लिया उसने कि CO2 इज देयर, SO2 इज देयर, बट हाउ मच दोज टू आर, उसके हिसाब से आपके पॉल्यूशन का डिसाइड होता है कि कितना परसेंटेज आपका एग्जॉस्ट में आपके ये क्वांटिटी है. तो सेंसर, व्हाट्स अ सेंसर विल डू, इट विल जस्ट सेंस द थिंग. फॉर एग्जांपल, आवर नोज इज अ सेंसर एंड आवर ब्रेन इज अ इंस्ट्रूमेंट. नोज ने जो सेंस किया किसी स्मेल को, उस पे जो सारा काम करेगा, मींस व्हाट इज दैट स्मेल इज, will that smell have you ever felt previously, so it will match, that matching everything will be done by the brain. So brain is an instrument, nose is a sensor, and nose के पास भी क्या है, nose में आपके पास मेम्ब्रेन है. उस मेम्ब्रेन पे क्या होता है, आपके जब भी कोई स्मेल आपके पास जाता है तो इट गेट अटैच्ड. आपके जब तक मेम्ब्रेन से अटैच नहीं होगा, और आपके मेम्ब्रेन जो आपका जो सेंसर है ना, उस सेंसर में उसका एक की होना चाहिए, जस्ट लाइक अ लॉक एंड की. अगर वो लॉक फिट नहीं होता है तो यू विल नेवर स्मेल. अगर ह्यूमन बीइंग्स के पास कोई ऐसा स्मेल आता है जिस स्मेल का पहले से हमारे पास कोई नॉलेज ही नहीं है, हमारे पास वो लॉक सिस्टम है ही नहीं कि वी कैन होल्ड दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, तो हम उसे स्मेल भी नहीं कर सकते हैं. तो वी नीड अ परफेक्ट सेंसर. तो हर जगह सेंसर और ट्रांसड्यूसर बने होते हैं. सेंसर ओनली सेंस, ट्रांसड्यूसर एक्चुअली कन्वर्ट योर सेंस वैल्यू into a voltage value या current value, उसको हम ट्रांसड्यूसर कहते हैं. This is a basic difference, and there are a lot of difference between these two. Okay, so this is a measurement block diagram. एक measurement का block diagram है क्या, हमें करना क्या होता है. मैं कोई पूछता है कि measurement का meaning क्या है, तो measurement के लिए आपके पास एक quantity होनी चाहिए, एक sensor होना चाहिए और एक instrument होना चाहिए, which will analyze, store and record, plot, display, whatever you can do that. ठीक है. Okay, so there is a characteristic of these things also. अगर हम कोई इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी होनी चाहिए. तो वी विल डिफाइन दैट देयर आर टू कैरेक्टरिस्टिक, वन इज स्टैटिक एंड वन इज डायनेमिक. तो एक मेजरमेंट सिस्टम के दो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है. एक तो स्टैटिक है विच इज नॉट गोइंग टू चेंज विद द टाइम, वन इज डायनेमिक विच इज गोइंग टू चेंज विद द टाइम. जैसे एग्जांपल के लिए, आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट लाते हो, कोई भी मेजरमेंट वाला, वो धीरे धीरे टाइम के साथ वो डिग्रेड होता है, और आप ये भी कहते हो अब ये सही वैल्यू नहीं दे रहा, हमें चेंज करने की जरूरत होगी. सो इट हैज टू काइंड ऑफ थिंग. एक तो मेजर कर रहा है लेकिन अब वो सही वैल्यू नहीं दे रहा है. मेजर तो कर रहा है बट इट इज नॉट गिविंग द एक्यूरेट वैल्यू. So there are two different characteristics for these measurements. The first is the static characteristic of measurement instrument is
characteristic of a system when the input is either held constant or varying very slowly. आपका जो इनपुट है, जो भी आप इनपुट देते हो, उसमें वेरिएशन नहीं होता है टाइम के साथ. टाइम के साथ मैं सिर्फ इसी टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ. फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल सिंपल सा लेते हैं. एक होता है कि आपका इंस्ट्रूमेंट 1 साल में खराब हो गया, तो वो भी एक टाइम का आपका उसमें प्रॉब्लम है कि टाइम के साथ वो खराब हो रहा है, वैल्यू मेजर नहीं कर पा रहा है. एक ऐसा भी होता है कि इंस्ट्रूमेंट के आपके पास, आपने उसे 1 मिनट के लिए यूज किया, 1 घंटे के लिए यूज किया, या लगातार, मीन्स इन कंटिन्यूस वे, हाउ मच टाइम यू हैव यूज दैट इंस्ट्रूमेंट, एंड एज इट प्रोग्रेस इट विल शो एरर. यानी टाइम के साथ, और ऑब्वियस है जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, एक बहुत सिंपल सा रीजन है, दे हैव रेजिस्टेंस. एंड जब इंस्ट्रूमेंट रन करता है तो इट हीट्स अप. आई स्क्वायर आर टी से वो हीट एमिट होगा ही होगा. और अगर आपकी एग्जॉस्ट बहुत अच्छी नहीं है, मीन्स आपका जो रेडिएटर है आपके सिस्टम का, वो अगर अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, तो वो हीट कहाँ जाएगा? उसी रेजिस्टेंस को वापस हीट करेगा. जब रेजिस्टेंस हीट होगा तो इट विल चेंज द रेजिस्टेंस वैल्यू. जब रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज होगी तो आपका जो सेंसिटिविटी है, आपकी जो कैलिब्रेशन है उस इंस्ट्रूमेंट का, डिस्टर्ब हो जाएगा. अभी एग्जांपल आपको मैं, अगर फिजिकल करते तो हम कैरी फॉस्टर में चेक करते. कैरी फॉस्टर में बच्चों को हम कहते हैं कि आप इंस्ट्रूमेंट जब यूज कर रहे हो तो एक रीडिंग लो. आपने एक बैलेंस पॉइंट बनाया और आपने जब ए और एक्स और वाई का प्लेस आप चेंज कर रहे हो, तो इंस्ट्रूमेंट को बीच में ऑफ करते रहो. कई बच्चे क्या करते हैं, 1 घंटे तक उसमें बैटरी से करंट जाता रहता है. उसकी जो कैरी फॉस्टर की वायर होती है, 5 से 6 डिग्री उसका टेम्परेचर बढ़ चुका होता है. और अगर वो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, then its resistance per unit length is going to change. तो बच्चों को हम कहते हैं कि बार बार उसे ऑफ करो. दैट इज वाई देयर इज अ की. की का यूज सिर्फ इतना ही नहीं कि उसको ऑन करके हम छोड़ देंगे और 4 घंटे हमने रीडिंग लेते रहे. नो, की इज यूज टू टेक द रीडिंग, रिमूव द की, टेक द रीडिंग, रिमूव द की. सो दैट एक्चुअली डू सर्टेन चेंजेस. तो अब देखते हैं हमारे पास की स्टैटिक प्रॉपर्टीज या स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक किसी भी इंस्ट्रूमेंट की क्या क्या है. देयर सेंसिटिविटी, एक इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी होती है, दैट डज नॉट चेंज मच. It can change, but that does not change much, which is not a recordable change. Linearity means does your reading is linear or not. Means आप जो reading ले रहे हो, यानी एक आपने एग्जांपल के लिए आपने लेंथ मेजर करना है, 1 सेंटीमीटर को आपने एम्पलीफाई करके 4 मीटर कर दिया, तो जो 4 मीटर आपने किया एक मल्टीप्लीकेशन फैक्टर से किया है, तो कोई स्क्वायर का टर्म या क्यूबिक टर्म वो नहीं आना चाहिए. अगर वो आता है ना तो उसमें चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं विद टाइम. सो दैट इज व्हाई वी मेंटेन कि लीनियरिटी मेंटेन्ड है. कोई क्वांटिटी है, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हुआ एंड वी आर गेटिंग दैट वैल्यू. रिप्रोड्यूसिबिलिटी, आप उसे रिप्रोड्यूस कर सकते हो. मतलब आज मेजरमेंट किया, रिजल्ट क्या आया, कल किया तो कुछ और आ गया, परसों किया तो कुछ और आ गया. दैट इज नॉट द केस. यू हैव टू रिप्रोड्यूस एंड दैट रीडिंग शुड बी सेम. आप यहाँ करो, इंडिया में करो उससे इंस्ट्रूमेंट से मेजर, यूएस में करो, कहीं और करो, जापान में करो, चाइना में करो, यू शुड गेट द सेम रीडिंग. then only that instrument can get a note कि yes this is an instrument. Otherwise इंडिया में रह के कुछ और रीडिंग दिखा रहा है, वहां जाके कुछ और दिखा रहा है कहीं और, तो that is not okay. Then range is there, always it has a range कि किस रेंज तक वो मेजरमेंट कर सकता है, that is always defined. Accuracy, how much accurate, हम इसको डिटेल में भी accuracy भी पढ़ेंगे. Precision, how precise that instrument is, that we will discuss in detail. Resolution we will discuss in detail. And then there is a loading effect which is your first practical that we will discuss concerned with voltmeter. ठीक है, तो loading effect भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. Okay, the dynamic property are actually which is changing with time, means varies rapidly with time. This is the line, varies rapidly with time. तो टाइम के साथ, और टाइम का मीनिंग ये नहीं है कि 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, it can be anything. For certain instrument, if you run for 1 hour continuously, its accuracy is, everything is going to decrease. And after a long duration of usage, it will have also degradation. That is also possibility. कुछ आपके पैरामीटर टेम्परेचर के साथ रिवर्सिबल होते हैं, कुछ पैरामीटर आपके टेम्परेचर के साथ इरिवर्सिबल होते हैं. Some are reversible. Reversible means it will, if you increase the temperature, it goes to a certain value. If you decrease the temperature, it will come back to that value. फॉर एग्जाम्पल रेजिस्टेंस, आपने रेजिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज हुआ लेकिन टेम्परेचर डिक्रीज किया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होगी. दैट इज अ गुड केस फॉर अ मेटल.
but that cannot be a good case for a semiconductor. That cannot be a good case for an insulator. That cannot be a good case for a carbon resistance, जो सर normally हम lab में सेमीकंडक्टर use में नहीं होता ऐसा कि टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, करते हैं। रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। आप अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हो सेमीकंडक्टर के केस के लिए तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। यस सर। ठीक है, और आपने वापस टेम्परेचर डिक्रीज किया तो इट मे बी पॉसिबिलिटी कि वेयर यू आर गोइंग बैक मींस फॉर एग्जांपल लेट अस टेक द वैल्यू। आपका एक रूम टेम्परेचर पे एक सेमीकंडक्टर रेजिस्टेंस शो कर रहा है 50 ओम फॉर एग्जांपल। आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, आपने रूम टेम्परेचर 30 डिग्री था, आपने उसे 40 डिग्री कर दिया। नाउ द रेजिस्टेंस बाय दैट पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर इज 50 था पहले, अब वो 45 ओम हो गया, डिक्रीज हो गया। आपने वापस उसे रूम टेम्परेचर पे कूल किया, मींस 10 डिग्री बैक आए। अब जो रेजिस्टेंस है दैट इज नॉट 50, नाउ इट इज 51 और इट मे बी 49। मेटल बहुत अच्छे हैं, वो बट इजीली एक्सपैंड करते हैं, रिलैक्स करते हैं। तो मेटल में प्रॉपर्टी बहुत इजी है कि आप टेम्परेचर के साथ इंक्रीज और डिक्रीज करोगे तो यू विल फाइंड द सेम रेजिस्टेंस। बट हमारे पास जो रेजिस्टेंस हम यूज करते हैं दे आर नॉट मेटल्स, they are carbon resistance, and carbon resistance is actually nothing but a semiconductor kind of thing material, and carbon is being added to that particular material, so it changes the resistance value of whole of the material. So that will have certain kind of means when you change the temperature you won't get the same value if you decrease the temperature. तो आप उसमें मॉडिफिकेशन करते जा रहे हो। एंड रेगुलर वेयर एंड टेयर हमेशा ही होगा, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का होता है, किसी भी सामान का होता है, तो वेयर एंड टेयर इज ऑलवेज देयर, तो यू नीड टू चेंज दोस कंपोनेंट, तो ये हमेशा होगा। तो टाइम के साथ देयर इज अ डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक, एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज। तो नॉर्मली क्या होता है उसका आपके पास जो एक्यूरेसी ना वो डिक्रीज होती जाती है इंस्ट्रूमेंट की स्लोली आप टाइम के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक में मैंने क्या लिखा है, एक तो टाइम के साथ आपका क्या वो चेंजेस है। स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स, जो स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स है ना, कई बार ऐसा होता है कि this is not only the time factor, this is a speed of responses when you do the one lab that is concerned with this one, that is uh, signal fall time, rise time and delay time for any signal when you measure on the CR। तो आपने सिग्नल दिया, CRO को टाइम लगा मेजरमेंट करने के लिए, वैसे वो बहुत कम टाइम है, दैट इज लेस देन फ्रैक्शन ऑफ मैक्रो और नैनो सेकंड के आसपास का टाइम होता है वो। बट हमें देखने के लिए लगता है कि सीआरओ ने तो मेजरमेंट कर लिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। बट इफ यू चेक द सीआरओ एंड इफ यू स्केल अप द टाइम टू द स्टार्टिंग वैल्यू, मींस आपने टाइम डिक्रीज करते करते आपने बहुत ही स्मॉल वैल्यू तक चले गए, देन द सीआरओ विल शो कि यस आई एम लैगिंग इन मेजरिंग दिस पर्टिकुलर signal. You have given the signal at 1 nanosecond, I am measuring that signal at 10 nanosecond, तो 10 nanosecond का मेरा delay हो रहा है because I am not that fast as your signal is. So this is also CRO में डिटेल में पढ़ेंगे, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ओके सर। इसी के लिए लैब बुला रहा हूँ कि सीआरओ होता है क्या, देखोगे लैब में कि क्या होता है। सॉरी, आजकल हम डीएसओ यूज करते हैं, सीआरओ बहुत ओल्ड वर्जन हो गया है। नाउ वी यूज डीएसओ, डिजिटल ऑसिलोस्कोप। दैट इज व्हाई आई सेड कि दिस टॉपिक इज गुड वन, यू विल यूज दिस इंस्ट्रूमेंट। अगर आप मास्टर्स करते हो या कुछ भी करते हो आगे परस्यू करते हो, विल यूज दिस इंस्ट्रूमेंट। आई विल शो यू द पिक्चर ऑफ सीआरओ आल्सो, मैं दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर में। मेजरिंग लैग, तो रिटार्डेशन ऑफ लैग टाइम, ये सारे हम पढ़ेंगे। देन all these two characters which we have discussed, static and dynamic. So whenever we do measurement, we cannot avoid errors. हम errors avoid ही नहीं कर सकते हैं, we will always have a error. हम ऐसा सोचें कि हमने सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट बना लिया, इसमें तो कोई एरर आएगा ही नहीं, it is never possible. So every instrument will have certain important characteristic that we will discuss in detail। जो हमने ऊपर static characteristic पढ़ा ना, उसको हम डिटेल में यहाँ डिस्कस करेंगे और फिर एरर्स को डिस्कस करेंगे, जो एरर जनरेट होते हैं, व्हाई द एरर्स आर देयर एंड व्हाई वी कैन नॉट अवॉइड देम। वैसे जो सबसे बेसिक एरर है ना वो हमेशा रहेगा, व्हिच इज अनसर्टेनिटी।
तो किसी भी मेजरमेंट में यू विल ऑलवेज हैव अ अनसर्टेनिटी. You can never measure accurately. You can measure accurately up to a certain extent, but you cannot measure accurately. So there will always be error. तो अब हम स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक को ही वन बाय वन डिस्कस करते हैं, जो 4 इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स हैं और एग्जाम में आता है. गिव एनी 3 नेम ऑफ स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंस्ट्रूमेंट, डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक. तो आप दोनों में 3 चीजें टाइम के साथ मैंने आपको बता दिया. स्पीड रिस्पॉन्स यानी स्पीड कितना रिस्पॉन्स होने का है, और मेजरिंग लैग. तो वो सारी चीजें मैंने आपको दोनों बता दी. तो 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन या 3 मार्क्स का यहाँ पे आता है. सिर्फ इतना जो लिखा है ना इसी में आ जाता है. यू कैन इजीली राइट फ्रॉम हियर. नाउ वी कम टू द एक्यूरेसी. एक्यूरेसी इज दिस वन. डायग्राम देख करके वैसे क्लियर हो जाएगा, बट वी कैन डिफाइन इन अ मैथमेटिकल वे. एक्यूरेसी इज द क्लोजनेस विद व्हिच द इंस्ट्रूमेंट रीडिंग अप्रोचेस टू द ट्रू वैल्यू. आप G की वैल्यू 9.8 कह रहे हो, और आप जब अपने इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने बार पेंडुलम यूज किया या केटर्स पेंडुलम यूज किया, you got 9.9, you got 9.7. So that means that instrument, whatever the instrument you have used, it has inbuilt error, and that is why I'm not able to measure the value accurately, but I can measure quite close to that. Means if I'm very close, अगर आपका इंस्ट्रूमेंट 9.8 की जगह 9.7 दे रहा है वैल्यू, तो इट इज अ गुड एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट, अच्छा इंस्ट्रूमेंट है वो. और अगर आपकी वैल्यू 8.6 आ गई, देन यू कैन से कि ये इंस्ट्रूमेंट अच्छा नहीं है. दिस इज नॉट अ गुड वन. सो यू कैन सी कि हाउ क्लोज यू आर विद द ट्रू वैल्यू, दैट डिफाइंस योर एक्यूरेसी. So any nth measurement which you do, you can define a formula. This is the formula for the accuracy of the nth reading. You can take 100 readings. Random error में आपने 100 रीडिंग ली है, और हर एक रीडिंग की अपनी एक्यूरेसी है. अब फिर आपने ग्राफ प्लॉट किया, और उस ग्राफ में आपके पास let me just make the graph. That was a simple Gaussian curve, है ना. This was the actual value you would get, and these are the error. दोनों तरफ आपके पॉजिटिव एरर भी है और नेगेटिव एरर भी. एरर इज ऑलवेज प्लस माइनस. तो आप इतने एरर के उसमें फॉल कर रहे हो. यानी ये ऐसा नहीं किसी एक रीडिंग के साथ हुआ है, बहुत सारे मल्टीपल रीडिंग्स लिए, जिसकी मीन वैल्यू, यानी मीन वैल्यू इज ऑलवेज नियरेस्ट टू योर एक्यूरेट वैल्यू. दैट इज व्हाई वी ऑलवेज से कि मीन निकाल लो, मीन निकाल लो, मीन निकाल लो. 4 रीडिंग लो. आप पूछते हो सर एक रीडिंग ले ले काम चल जाएगा, नहीं काम चलता है. आप 5 लो, 6 लो, 10 लो. जितना ज्यादा लोगे उतना एक्यूरेट के आप क्लोज जाओगे. एग्री? सर ये ग्राफ एक बार Yes, समझा yes. देना सर, ये ग्राफ कैसे प्लॉट हो रहा है? ये ग्राफ आपने किया नहीं क्या रैंडम एरर में? Yes, sir. ये Yes, यहाँ पे random क्या error. लिखते हैं, है ना. यहाँ पे आप लिखते थे नंबर ऑफ रीडिंग या नंबर ऑफ रीडिंग, या जो भी आपने लिया, 1 लिया 2 लिया. यहाँ पे टाइम पीरियड लिखते थे. आई होप कि यही लिखते हो कि इस टाइम पीरियड का रिकॉर्ड आपके पास रीडिंग ने दिया, इस टाइम पीरियड का रिकॉर्ड आपने 10 रीडिंग का आया, इस टाइम पीरियड का रिकॉर्ड आपको 2-4 रीडिंग ने दिया, एंड यू गो ऑन प्लॉटिंग. एक्यूरेसी के पास आपके पास ज्यादा रीडिंग आती है जो आपके ट्रू वैल्यू के आसपास होता है. तो वहां पे आपका ये दिस इज अ गॉसियन कर्व. यूनिफॉर्म, दोनों तरफ आपका यूनिफॉर्म होगा. जितना आपका एरर इस तरफ है, मतलब प्लस में एंड माइनस में, इस वैल्यू जो ट्रू वैल्यू, जिसको हम ट्रू वैल्यू कह सकते हैं, उस ट्रू वैल्यू जो टाइम पीरियड का है उससे प्लस माइनस एरर आएगा. और अगर आपने बहुत अच्छे से इंस्ट्रूमेंट यूज किया है, अपने सारे एरर्स को मिनिमाइज किया है, तो दिस ग्राफ कुड बी लाइक दिस वन, वेरी स्टीप वन. मैक्सिमम चीजें आपकी यहीं पे फॉल कर रही है, और दोनों तरफ आपके एरर में डिक्रीज होगा. ये आपका प्लस माइनस जो एरर है ना, माइनस प्लस, ये आपका डिक्रीज हो जाएगा. तो आपके इंस्ट्रूमेंट, ये ब्रॉडनेस आपका डिसाइड करता है कि आपकी क्वालिटी ऑफ मेजरमेंट क्या है किसी भी रीडिंग में. दिस ब्रॉडनेस विल डिसाइड व्हाट इज द क्वालिटी. जैसे हम क्वालिटी फैक्टर में डिफाइन किया था, सेम सेंस में यहाँ पे भी क्वालिटी है आपके रीडिंग एबिलिटी की. रीडिंग एबिलिटी में आप भी इन्वॉल्व हो गए, आपका इंस्ट्रूमेंट भी इन्वॉल्व हो गया, तो दोनों का मिला जुला ग्राफ यहाँ पे आ रहा है. आपने इंस्ट्रूमेंट कैसा यूज किया, उसके अपने कुछ लिमिटेशंस थे, आपने जो रीडिंग दी उसके अपने कुछ लिमिटेशंस. ठीक है. सो दिस इज द फॉर्मूला व्हिच इज वेरी सिंपल. दिस इज योर ट्रू वैल्यू, एंड दिस इज एनी मेजर्ड वैल्यू, which is measurement xn कह रहे हैं ना. So this is any measured value and this is the true value. So just subtract them, the difference between these two, and divided by the true value, and you can define in a percentage form also कि कितना परसेंट में accurate हूँ. 99% accurate हूँ, 98% accurate हूँ, 50% accurate हूँ. तो फिर क्लास से बाहर निकल जाओ
अगर 50% एक्यूरेट तो बच्चों को कहते हैं क्लास से निकलो पढ़ के आना। तो बच्चे रिजल्ट लेके आते हैं कि भाई 9.8 की जगह 11.6 आ रहा है, सर क्या करें? जनरली से रिपीट द एक्सपेरिमेंट। तो फर्स्ट ईयर में तो बच्चों को हम बड़े अच्छे से, अच्छा मतलब फिजिकल क्लास का तो कोई दूसरा वो नहीं है। तो वहां पे मैं बच्चों का पूरा बॉडी लैंग्वेज भी दिखता रहता है कि बच्चे ने किया है कि नहीं किया है, और कितने जस्टिफाइड वे में किया है, मतलब उसने जस्टिस किया है एक्सपेरिमेंट के साथ या नहीं किया है। तो वी कैन इजिली सी, यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा मुझे, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? स्क्रीन दिख रहा है जो मैं शेयर कर रहा हूँ। तो आई कैनॉट सी योर बॉडी लैंग्वेज कि क्या आपके दिमाग में चल रहा है, बट आई होप क्या पढ़ ही रहे होगे और एक्यूरेटली पढ़ रहे होगे, नहीं? यस सर। यस सर, कभी कभी मैनिपुलेट भी कर बिल्कुल देते हैं सर, ज्यादा ही रह रहा है। तो वो एरर आ जाएगा, फिर एक्यूरेट नहीं होगा तो एरर आएगा। नाउ दिस इज अ ग्राफिकल, और यू कैन से इन अ पिक्टोरियल वे, यू वांट टू गो एट द सेंटर। तो किसी ने बुलेट हिट करना है, उसको सेंटर पे हिट करना है, दिस इज अ डार्ट, एंड डार्ट पे ही इज हिटिंग द बुलेट। So this I can say कि this whatever who is hitting the bullets, he is hitting accurately. तो वो accurately hit कर रहा है, ठीक है, हिट तो कर रहा है, और सेंटर के जो व्हाइट सा दिख रहा है ना वहीं पे आ रहा है। बहुत दूर होता तो मैं कह सकता था कि इट वाज नॉट एक्यूरेट एंड ही कैन गेट द गोल्ड मेडल, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। इस बार तो नहीं मिला किसी को गोल्ड मेडल, सिर्फ उसमें मिला है कौन सा थ्रू था वो, दैट वाज नीरज चोपड़ा। जावलिन नीरज चोपड़ा और 2008 में अभिनव बिंद्रा को मिला था, दैट वाज इन शूटिंग ओनली, डबल ट्रैप। तो एक्यूरेट, यस एक्यूरेट शूटिंग, और एक्यूरेटली उसने सेंटर पे ही फोकस किया, और वहीं पे उसके सारे जितने भी उसने 6 अटेम्प्ट किए ना, तो 6 अटेम्प्ट में उसके आंसर ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पैरामीटर ऑफ अ स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज एक्यूरेसी। नेक्स्ट वी विल डू द प्रिसिजन। तो लेट फटाफट प्रिसिजन पे जाते हैं। व्हाट इज द प्रिसिजन? कोई चीज एक्यूरेट हो सकता है, क्या वो प्रिसाइज भी हो सकता है? तो प्रिसिजन का मीनिंग है इट इज अ मेजर ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी। आप किसी मेजरमेंट को कितनी बार रिपीट कर पा रहे हो। एरर है तो ठीक है, बट क्या वो रिपीट हो रहा है? दैट इज अ प्रिसिजन। So of a measurement, that is the measurement of degree of which the successive measurement differ from one another. अगर आपका रेगुलराइज में आपने 5 रीडिंग ली है, पांचों रीडिंग में रिजल्ट डिफरेंट है, देन इट इज नॉट प्रिसाइज। और पांचों रीडिंग में आपका सेम आंसर आ रहा है बट एक्यूरेट नहीं आ रहा है, देन इट इज प्रिसाइज। तो एक्यूरेसी एंड प्रिसाइज आर डिफरेंट थिंग। कई बार हम एक्यूरेसी और प्रिसाइज को एक ही चश्मे से देख लेते हैं और दोनों का मीनिंग सेम ही समझते हैं कि प्रिसाइज यानी एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी मींस प्रिसाइज है, दे आर नॉट द सेम थिंग। The formula is in the same sense, any nth measurement which you are doing, and this is the average value, this is not the true value. ऊपर हमने ट्रू वैल्यू के साथ एक्यूरेसी को डिफाइन किया था, यहाँ पर हम एवरेज वैल्यू को डिफाइन कर रहे हैं। एवरेज वैल्यू मेजरमेंट का ले रहे हैं, उससे वो कितना डिविएटेड है, वी विल गेट द आइडिया। क्यों हम एवरेज को ले रहे हैं? क्योंकि अगर मेरा इंस्ट्रूमेंट गलत भी है, उसमें एक इनबिल्ट एरर भी है, बट सारे रीडिंग्स में से रीडिंग्स डिविएट नहीं होनी चाहिए। अगर मेरा 9.8 जी की वैल्यू आनी थी और मेरी वैल्यू 9.7, 9.69, 9.71, 9.7, 9.7 ये आ रहा है, इट मींस आई एम प्रिसाइज, मेरा इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज है, हर बार सेम रीडिंग दे रहा है, दो आई एम डिविएटेड फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू। तो इन picture form you can see this one, again the bullet has been hit, but they are hit at a certain other value, they are not hit at the center. सेंटर पे किसी ने आया नहीं सेंटर पे, लेकिन जहां पे आया वहीं पे आ रहा है, यानी दे आर इन। अब दोनों डायग्राम आपको शो करता हूं, यू विल एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू डायग्राम। सी देयर इज अ गैप बिटवीन ऑल द बुलेट्स, जो हिट हुआ है ना, देयर इज अ गैप, दिस गैप इज एरर। लगना तो सेंटर में ही था, बट सेंटर से काफी गैप पे, बट एटलीस्ट वो सेंटर के ही आसपास है, यानी ट्रू वैल्यू के अराउंड ही है। बट इस केस में क्या हुआ, ट्रू वैल्यू से काफी दूर है, लेकिन सारे ही उतने दूर हैं, all are equally away from the true value, means the person who is hitting, he is precise to hit at this point, but he is not accurate to hit at the center. तो आपका इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट हो सकता है, प्रिसाइज नहीं हो सकता है। आपका इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज हो सकता है, एक्यूरेट नहीं हो सकता है, लेकिन आपको खरीदना क्या है, जो इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज भी है और जो एक्यूरेट भी।
क्लियर? इज इट क्लियर? आगे नहीं बोलना कि Yes, sir. प्रिसाइज और एक्यूरेसी, यस सर क्लियर आपको है क्लियर। दोनों चीज देखनी है ना, दोनों Sir? चीजें आपको रखनी है अपने इंस्ट्रूमेंट में। जब इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करोगे, इट शुड बी एक्यूरेट एंड इट शुड बी प्रिसाइज, मींस वो रिप्रोड्यूस भी करे आपके रिजल्ट को, और एक्यूरेट भी मींस ट्रू वैल्यू के अराउंड ही आपको वैल्यू शो करे। तो अगर कोई बोलता है ड्रॉ अ पिक्चर बाय विच यू कैन शो कि आपका इंस्ट्रूमेंट, या आप ये शो करो कि कोई इंस्ट्रूमेंट है विच इज एक्यूरेट आल्सो एंड प्रिसाइज आल्सो, सो व्हाट you will draw similar kind of dart and all the dots at the center and very small differences between those dots, so that will be a accurate and precise. If you draw this kind, this is a precise. If you draw this kind, this is a accurate. And if you draw dots with very scattered values, so that is not precise and that is not accurate. तो चारों आपके पास combination आ जाएगा. Okay, next we go to the sensitivity. Okay, what is the sensitivity? कुछ बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं ना, एक बार क्लास में बोल दो बेटा आप ना थोड़ा सा ना बहुत शोर मचाते हो, बदमाशी करते हो, तो फिर बच्चा 2 बार क्लास में नहीं आता अगले 2 क्लासेस में तो ही इज वेरी सेंसिटिव, उसको बहुत लग गया और वो क्लास में नहीं आएगा। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अभी डाटा 5 मिनट फिर वो क्लास में आ गए तो दे आर नॉट सेंसिटिव, दे आर वेरी, अरे चलता है, होता रहता है। सो रियल लाइफ में दिस इज द सेंसिटिविटी, कि कोई सेंसिटिव कितना है, कोई कितना सेंसिटिव या इनसेंसिटिव है। तो सेंसिटिविटी इज अ वेरी सिंपल, in a very simple way we can understand how much change in the input that is being giving you a change in the output. Means आपने कोई इंस्ट्रूमेंट है या आप सेंसर, इंस्ट्रूमेंट को तो छोड़ दो, सेंसर पे आ जाओ। जो हमने सेंसर डायग्राम बनाया था ना, बीच में एक बॉक्स बनाया था जिसमें सेंसर रखा, तो सेंसर का या ट्रांसड्यूसर का एक्चुअली सेंसिटिविटी होता है। यू हैव अ फिजिकल क्वांटिटी एज अ इनपुट एंड वोल्टेज एज अ आउटपुट या करंट एज अ आउटपुट। तो जो इनपुट है और आउटपुट है, इनका रेशो, दैट रेशो इज एक्चुअली द सेंसिटिविटी। अगर एग्जांपल के लिए मैं एक इंस्ट्रूमेंट डिजाइन कर रहा हूँ विच इज एक्चुअली गिविंग यू अ वोल्टेज, एंड जैसे एग्जांपल के लिए वर्नियर कैलिपर का, आज जो आप कॉलेज में वर्नियर कैलिपर है वो मैकेनिकल है, बट डिजिटल वर्नियर कैलिपर भी आते हैं। डिजिटल वर्नियर कैलिपर क्या होते हैं? व्हेन यू वर्नियर कैलिपर वैसे पता है ना आप लोगों को, या स्क्रू गॉज? Yes, Yes, sir. first semester. हाँ सर पता है। सेमेस्टर 1 में पढ़े थे सर। यस, मार्केट में डिजिटल भी आते हैं। डिजिटल मींस व्हेन यू स्लाइड दैट पर्टिकुलर वर्नियर ऑन द मेन स्केल, योर रीडिंग विल बी रिफ्लेक्टेड। ठीक है, तो यानी उसमें एक स्लाइडिंग के साथ, आपके रोलर के साथ एक छोटा सा आपका डिवाइस लगा है और नंबर ऑफ रोल को कैलकुलेट कर रहा है और वोल्टेज के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। तो दैट इज अ डिजिटल कन्वर्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर sliding value. So how much you have, for example, if I am an instrument which when slides 1 millimeter, it give you 1 millivolt. अगर आपको कोई इंस्ट्रूमेंट है जो 1 मिलीमीटर स्लाइड करते हो तो 1 मिलीवोल्ट देगा। कोई इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा है, अगर आपका 1 मिलीमीटर स्लाइड होता है और आपका 1 वोल्ट देता है, तो दैट इज अ गुड इंस्ट्रूमेंट। मींस V output divided by V input, if it is more, then your instrument is more sensitive. क्योंकि 1 मिलीवोल्ट को और डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करना मुश्किल है, बट 1 वोल्ट को और डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करना मुश्किल इजी है। व्हाई आई एम सेइंग कि अगर आपको बाय चांस 1 मिलीमीटर को भी आपको डिवाइड करना पड़ जाए 100 टाइम्स, तो आप क्या करोगे? 2 इंस्ट्रूमेंट थे, एक इंस्ट्रूमेंट में आपके पास क्या था, मैं लिख भी देता हूँ, 1 मिलीमीटर एंड देयर इज अ सेंसर and that is giving you 1 millivolt, and there is another sensor which is 1 millimeter distance can be converted into 1 volt. यहाँ पे तो हमें इस सेंसिटिविटी का कोई मतलब नहीं दिखता, दोनों दिखा रहे हैं, दोनों से मेरा मेजरमेंट है, दोनों से आंसर आ रहा है, तो मेरे लिए वो सेंसिटिविटी का यूजलेस मीनिंग है। बट इफ आई डिवाइड दिस इनटू 100 पार्ट्स, तो आई शुड बी एबल टू मेजर दैट। इट मींस आई हैव टू डिवाइड, ऑब्वियसली जब ये 100 पार्ट से डिवाइड हो रहा है तो आप बहुत माइन्यूट मोशन कर रहे हो ना, उस मोशन को भी आपको सेंस करना है। तो दिस वैल्यू बिकम 100 से डिवाइड करो तो 0.1 माइक्रो आ गया ना ये, ठीक है, और ये कितना आ गया? 0.1 मिली। दिस इज क्वाइट अ गुड वैल्यू
to derive or means to get to be noted or to run any particular circuit. तो किसी सर्किट को रन करने के लिए भी हमें कुछ एक पर्टिकुलर वोल्टेज की वैल्यू, मिनिमम वैल्यू होती है. तो 0.1 मिली वोल्ट पे हम डायोड को रन कर सकते हैं, लेकिन 0.1 माइक्रो वोल्ट पे हम डायोड को रन नहीं कर सकते. जब मैंने इस इंस्ट्रूमेंट को और छोटा किया, when I go for a lesser value of length, means I'm doing a very small minute slide, this is not able to measure that, because ये वोल्टेज अब है ही नहीं, इससे हम कोई और डिवाइस नहीं बना सकते और ये वोल्टेज हमारे लिए यूजलेस हो गया. तो इसकी सेंसिटिविटी लो है, इसकी सेंसिटिविटी अभी भी हाई है. वी कैन नोट दिस वैल्यू. अब नीचे तो डायग्राम आप देख रहे हो, एक में तो बड़ा हैप्पीली एक स्टूडेंट चल रहा है. उस डायग्राम पे आ जाते हैं कि डायग्राम है क्या दोनों. ही इज वॉकिंग ऑन अ रफ रोड. इसका फील्ड का एक साइज है और थोड़ा सा रोड में से ज्यादा ही बड़ा बन गया, उसमें भी डेप्थ आपके बहुत दिख रहे हैं. बट नॉर्मल आप रोड अगर देखोगे तो यू डोंट एबल टू सी द रफनेस ऑफ द रोड. रफनेस ऑफ द रोड आप अपने फीट से मेजर नहीं कर पाते हो, है ना. सिंपल सा लॉजिक है. आप चल रहे हो तो आपको नहीं पता चलेगा कि रोड्स में बहुत सारे कर्व बने हुए हैं, देयर इज अ होल्स आल्सो एंड देयर इज अ stone is there and that has certain height. You don't find easily, है ना. आप चलते तो रोड क्या लगता है आपको, अगर इफ यू क्लोज योर आईज इट इज अ वेरी स्मूथ सरफेस, है या नहीं है? यस सर. ये Like स्मूथ highway. सरफेस. हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि बारिश के बाद आप चल रहे हो, बारिश से पहले चल लो, बारिश के बाद तो रोड की हालत खराब हो ही जाती है. बारिश से पहले चल लो. तो दैट इज अ वेरी, सर इंडिया के रोड टिक टिक आए. हाँ, इंडियन रोड और फॉरेन के रोड में डिफरेंस आ जाएगा. यस, दैट कुड बी अ रीजन, बट वो उसको हम छोड़ते हैं. अभी हम इंडिया में तो इंडिया वाला ही पढ़ते हैं. अभी एक आएगा पिक्चर, उसमें इंडियन और स्टैंडर्ड कंपैरिजन भी है. तो why we don't feel the roughness of the road, because our feet is, जो हमारा सेंसर है ना, हमारा जो सेंसर जो रोड के स्मूथनेस को चेक कर रहा है वो हमारा फीट है. अगर कोई बम्प या कोई आपका, जिसको आपका होगा पिट, if pit size is less than your feet then you won't be able to see that. This is the simple answer. अगर कोई बड़ा सा पत्थर आ जाए या कोई बड़ा सा गड्ढा आ जाए जो आपके फीट से बड़ा है, then you will feel कि yes there is a something has changed, यानी रोड की रफनेस में कुछ. तो ये आपका फीट आपका सेंसर की तरह वर्क कर रहा है, which is a very low quality of thing. मतलब हमारा फीट एक हार्डली कितना होता है, मतलब 20 सेंटीमीटर का भी हो सकता है, बच्चों का 10 सेंटीमीटर का हो सकता है. तो दैट कैन वेरी. तो फीट के साइज से आप रोड की रफनेस आपको पता ही नहीं चलेगी. बट रोड बहुत रफ है. इफ यू आर एबल टू व्यू फ्रॉम द लाइट से अगर देखते हो तो रोड इज रफ. हाँ बोलो बोलो बोलो. सर क्या हम ये कह सकते हैं कि जितना छोटा साइज फीट का वो उतना ज्यादा सेंसिटिव होगा सर, मतलब ऐसा? यस यस, वही पिक्चर मैं दूसरी तरफ देखो, जो सेकंड पिक्चर है आपका. दिस इज अ वेरी कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट which is called as atomic forced microscope. Atomic forced या force कह सकते हो, force तो नहीं कहते हैं normally word. Atomic force microscope. What is there? This is a cantilever. इसको हम cantilever कहते हैं, which is simply like a very long, you can say like a length kind of thing, or just like a हैंडल. holding something. हैंडल तो नहीं एग्जैक्टली वर्ड कहते हैं, एक्चुअली ये कैंटिलीवर ही कहते हैं इसको. कैंटिलीवर जैसे आपका चम्मच हो गया, तो चम्मच का आप एक तरफ होल्ड करते हो तो एक आपका पार्ट थोड़ा फ्री होता है, तो यू आर होल्डिंग फ्रॉम वन साइड, तो दैट इज अ कैंटिलीवर. हैंडल इज बाउंडेड फ्रॉम टू साइड. इसमें क्या है, बाउंडेशन, ये बाउंडेड साइड होता है, ये फिक्स्ड होता है, ये इसका फ्री होता है. एंड दिस इज अ टिप ऑफ दैट. दिस इज अ स्मॉल टिप इज देयर. And that tip size is hardly 100 angstrom, यानी 100 एटम्स का या उससे भी कम का. आज के टाइम तो बहुत फाइन हो गया है. अराउंड 50 to 40 एटम्स के साइज का ये टिप होता है. ठीक है, तो 40-50 एटम यू कैन नॉट इमेजिन इजिली. एंड दिस इज द सरफेस. अभी बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ जो हमने यहाँ पे मेजर किया ना, रोड की रफनेस, वही हम यहाँ पे भी मेजर कर रहे हैं. We are measuring the roughness of this surface.
एक सरफेस है, उसकी रफनेस वो मेजर कर रहा है। तो हम नॉर्मली किसी सैंपल को जब बनाते हैं ना लैब में, तो उस सैंपल का हम रफनेस मेजर करते हैं। एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम रफनेस कहते हैं। तो वी गेट हाउ मच बम्प्स और डेप्थ इज देयर इन योर सैंपल। तो यू टेक एनी बेस्ट स्मूथ सरफेस वॉट एवर यू हैव, आप सबसे स्मूथ उसकी पूरी पॉलिशिंग कर लो, सब कुछ कर लो, जितना आप स्मूथ कर सकते हो उतना स्मूथ कर लो। And when you keep that surface under the AFM, which is atomic force microscope, still it will show you the roughness of the atomic scale. अगर कोई एक एटम एक्स्ट्रा है उस पे या दो एटम एक्स्ट्रा है, उसका भी वो चेक कर लेगा कि एक एटम यहाँ पे एक्स्ट्रा है. It can show the roughness at the atomic scale. तो क्यों है possibility? Because tip is very small. It can measure very small distances. It can measure very small roughness. यहाँ पे हमारे पास ये बहुत बड़ा था, यहाँ पे बहुत ही छोटा है. तो आपका इनपुट और आउटपुट में फर्क होना चाहिए. वो इतने बड़े डिस्टेंस को वो सेंस नहीं कर पा रहा है, इससे बड़ा होगा तब सेंस कर पा रहा है. वो बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस को, यानी आपका नीचे वाला क्वांटिटी बहुत ही छोटा हो गया है, ऊपर की क्वांटिटी आपकी रफली वही आ रही है, मिली वोल्ट्स के आसपास आ रही है, इफ यू हैव अ डिवाइस. तो इफ यू एबल टू डिक्रीज दिस, यहाँ पे तो मैंने वी इनपुट लिखा है, बट दिस कैन बी एनी सिग्नल, दिस कैन बी एनी सिग्नल. तो ये जो आपको ग्रीन सा रफनेस दिख रहा है ना, अगर इसको आप ऐसे देखोगे तो दिस इज अ वेरी स्मूथ सरफेस. एंड आपकी लाइट से भी और नीचे, लाइट की तो वेवलेंथ कितनी है, 1000 एंगस्ट्रॉम के आसपास है, उससे ज्यादा ही है, 4000 से स्टार्ट होता है जो विजिबल लाइट है. तो विजिबल लाइट इज नॉट एबल टू सी द रफनेस ऑफ एनी स्मूथ सरफेस, बट AFM कैन शो यू कि जो आपको स्मूथ दिख रहा है ना, एक्चुअली वो भी स्मूथ नहीं, उसमें भी एटॉमिक स्केल के आपके पिट्स और वो पड़े हुए हैं आपके बम्स से. तो इट चेक्स इन एटॉमिक स्केल. एटॉमिक स्केल मींस 1 2 3 एटम, इस तरह के चीजों को भी वो मेजर करता है. तो कुछ नहीं है, हम इंस्ट्रूमेंट को क्या करते हैं, ये अपना रोटेट होता रहता है और ये टिप उस पे, एक्चुअली टिप यहाँ पे टच में दिख रहा है, टच नहीं होता है, बिल्कुल एक डिस्टेंस पे रहते हैं, वेयर इट कैन फील द एटॉमिक फोर्सेस एंड इट गिव यू द सिग्नल. यहाँ पे एक लेजर होता है, लेजर लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो फोटोडायोड मेजर कर रहा है. तो अगर ये हाइट चेंज होता है, बिकॉज अगर हाइट यहाँ पे रफ आपके सरफेस में हाइट आती है तो ये ऊपर शिफ्ट होगा, ऊपर शिफ्ट होगा तो इस फोटोडायोड में सिग्नल का वैल्यू आपके किस फोटोडायोड को हिट कर रहा है, दैट विल चेंज एंड यू कैन रिकॉर्ड दैट ऑन द कंप्यूटर. सो दिस इज अ वेरी कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट, अराउंड more than a crores this instrument is, to see the roughness of सर such इसका यूज कहाँ पे है सर? sensitive. DU में है, we have in Delhi University department में है ये instrument. And if possible कोशिश करें कि आपको एक बार विजिट करवाएं. अभी तो सब कुछ ही बंद है, बट वी कैन सी दिस इंस्ट्रूमेंट. जैसे ये हो गया, हमारे पास शायद एक्सरे भी है, I think we have this TEM also, STM भी है. STM और AFM, तो STM और एक्सरे तो एक ही इंस्ट्रूमेंट में होता है, बट AFM अलग होता है. तो STM ये स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप. So those instruments are there. And even दो जो बच्चे ये हैं जो दिल्ली में रह रहे हैं, उन्होंने साइंस म्यूजियम कभी तो विजिट किया होगा स्कूल की तरफ से, या कभी नहीं विजिट किया? साइंस म्यूजियम किया ना, तो वहाँ पे रखा हुआ है. दिल्ली में साइंस म्यूजियम प्रगति मैदान के पास है. मतलब आप अगर स्टेशन की बात करो तो प्रगति मैदान का स्टेशन है, या मंडी हाउस नहीं, प्रगति मैदान है, या IP इंद्रप्रस्थ, वहां पे आप उतरो, वहां से मुश्किल से थोड़ी दूर पे वॉकिंग है. So there is a National Science Museum and you can see there also this instrument is there, but वहाँ पे ये नहीं है, वहाँ पे electron microscope रखा हुआ है, but it is something like that only. It is quite costly. So you can see that instrument. और हमारे हाँ, अगर सैंपल आप बनाते हो तो आप वहाँ पे एप्लीकेशन दे सकते हो and you can ask कि भाई मैं रफनेस चेक करवाना है, तो they can give you the date and उस डेट के बाद आप जाओ, वहाँ पे आपका मेजरमेंट करेंगे सैंपल का, फिर आपको डेटा दे देंगे कि आपके सैंपल की रफनेस है. तो ये रफनेस मेजर करते हैं. हम कोई भी डिवाइस बनाते हैं तो उसकी रफनेस हमेशा देनी होती है, तो रफनेस के लिए ही ये इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली मेजर होता है. बट और भी प्रॉपर्टी डिस्कस कर सकते हैं इसके बेसिस पे. इट एक्चुअली फील द एटॉमिक फोर्स. दीज टिप्स आर हार्डली 50 एंगस्ट्रॉम, यानी 50 एटम से ही बना हुआ है टिप, और नीचे भी आपके एटम्स है, तो एटम टू एटम इंटरेक्शन हो रहा है यहाँ पे.
एंड वो जो ऊपर या नीचे शिफ्ट होता है अप एंड डाउन, वो डिपेंड अपॉन द फोर्सेस बिटवीन दीज टू. सो दैट इज अ एटॉमिक फोर्स, not the simple force, they are atomic forces. Okay, now we come to the resolution. हमने क्या क्या कर लिया? एक्यूरेसी कर ली, प्रिसीजन कर लिया. नाउ वी कम टू द रेजोल्यूशन. रेजोल्यूशन वो इज इंस्ट्रूमेंट हियर का नाम क्या था? एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप. Okay, sir. ओके, सो नाउ वी विल डू द रेजोल्यूशन. एंड रेजोल्यूशन करके हम लोडिंग इफेक्ट करेंगे. लोडिंग इफेक्ट के बाद आप चाहो तो फिर एक लैब कर सकते हो मंडे और वेंसडे वाली. आई विल डिस्कस हाउ यू हैव टू परफॉर्म द लोडिंग इफेक्ट. ओके, सो रेजोल्यूशन बहुत आज के टाइम तो मोबाइल इतने खरीद चुके हैं हम, और मोबाइल में बड़ा एक पैरामीटर होता है रेजोल्यूशन, कि रेजोल्यूशन है क्या. और जितना ज्यादा रेजोल्यूशन की वैल्यू है उतना अच्छा आपका मोबाइल होता है, उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है. तो आज के टाइम में बच्चों को समझाने की जरूरत नहीं है रेजोल्यूशन का मीनिंग क्या है, but it is actually the smallest amount of input signal change that the instrument can detect. मतलब आपने क्या किया, बहुत स्मॉल क्वांटिटी चेंज की इनपुट की. जस्ट वेट. ऑल these things are taken from Google. ऐसा नहीं कि कोई नई चीज है, गूगल से सब ले सकते हो, वहां चेक भी कर सकते हो. तो रेजोल्यूशन इज हाउ मच स्मॉलेस्ट वैल्यू कैन मेजर. दिस इज अ सिंपल वे वी कैन सी कि किसी इंस्ट्रूमेंट की कैपेबिलिटी क्या है कि वो स्मॉलेस्ट इंस्ट्रूमेंट स्मॉलेस्ट मेजरमेंट को मेजर कर सके. व्हाट इज दैट कैपेबिलिटी? फॉर एग्जांपल, आप स्केल यूज करते हो, नॉर्मल फुट वाला स्केल यूज करते हो, उसमें मिलीमीटर का एक होता है. Sachin. Okay. So that इंस्ट्रूमेंट कैपेबिलिटी की हाउ मच स्मॉलेस्ट वैल्यू. स्केल होता है नॉर्मली मिलीमीटर का होता है. वर्नियर कैलिपर आपके थोड़े से और मिलीमीटर का और फाइन हो जाता है. 0.1 का हो सकता है, 0.01 का हो सकता है, बहुत अच्छा हुआ तो 0.001 का हो सकता है. so, जितना बेटर होगा रेजोल्यूशन, आपके रिजल्ट की एक्यूरेसी जो आप मेजरमेंट कर रहे हो वो भी बहुत अच्छी होगी. फॉर एग्जाम्पल, आपको मेजरमेंट करना है 2 मिलीमीटर का एक लेंथ मेजर करना है, और आप स्केल आप लेके आ गए हो सेंटीमीटर का, जिसमें सेंटीमीटर है और हाफ सेंटीमीटर का आपका डिवीजन बना हुआ है. तो व्हाट द आंसर यू विल गिव, यू विल गिव कि 0 है, बट वो साइज 2 मिलीमीटर का है. बट आपका आंसर क्या होगा, क्योंकि आपने 0.5 भी क्रॉस नहीं किया सेंटीमीटर में, आपने 0 से आपकी रीडिंग तो आगे गई नहीं, आपने तो देखा कि उसका साइज मेरा 0.5 सेंटीमीटर भी नहीं है, तो योर आंसर इज 0. बट आंसर इज नॉट 0. बट इफ यू ब्रिंग अ मिलीमीटर स्केल, you can say कि yes, this is 2 millimeter size. तो आप रेजोल्यूशन कितना अच्छा है आपका इंस्ट्रूमेंट का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज अ प्रिंटिंग क्वालिटी. आप प्रिंटिंग क्वालिटी चेक कर सकते हो, प्रिंटर सभी के पास होगा ही मे बी. उसमें 600 DPI और 300 DPI मेंशन होता है, इवन 1200 DPI भी मेंशन होता है. एंड प्रिंट द क्वालिटी. आप एक ए लिखो बड़ा सा और उसको प्रिंट करो तीनों उसमें DPI में, डॉट्स पर इंच. तो आप जब उसे प्रिंट करोगे ना, तो यू विल एबल टू डिस्टिंग्विश कि 600, 300 या यहाँ जो 72 मेंशन्ड है, यू विल एबल टू सी द डिफरेंस. क्योंकि वो क्या कर रहा है, इतने डॉट्स को ही प्रिंट कर रहा है पर इंच में. दूसरा क्या कर रहा है, 72 डॉट्स को प्रिंट कर रहा है. थर्ड वन इज ओनली 10 डॉट्स. तो आपका सर्कल सा दिख तो रहा है, बट उसमें उतनी फाइननेस नहीं है जो आपके 300 में है. क्योंकि आप सिंपल सा लॉजिक समझना, पर इंच 300 डॉट्स, पर इंच 72 डॉट्स, पर इंच 10 डॉट्स. तो 10 डॉट्स तो बहुत डिस्टिंग्विश होंगे ना. अगर आप 1 इंच में 10 डॉट फिट कर रहे हो तो इट इज वेरी डिस्टिंग्विशेबल. यानी कुछ एरिया आपका मिस हो जाएगा जहां पे आप कलर फिल नहीं करोगे, आपका प्रिंटर कलर फिल नहीं करेगा. इट इज ऑब्वियस. 72 में उसने मैक्सिमम एरिया में कलर फिल कर दिया है, 300 में इट विल फिल फुल कलर. कोई भी इंच का 1 इंच के साइज में कोई भी एरिया फिल नहीं होगा जिसपे कलर नहीं होगा, बिकॉज इट हैज टू पुट 300 डॉट्स. जहाँ पे 10 है वहां पे ऑब्वियसली मिस होगा, और अगर कम कर दो तो और मिस होगा. तो कुछ ओपेक और कुछ आपके कलरफुल
आपको दिख जाएगा। इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रेजोल्यूशन। तो हर एक इंस्ट्रूमेंट का अपना रेजोल्यूशन होता है, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में लीस्ट काउंट कहते हैं। लीस्ट काउंट वर्ड भी आपने सुना ही पिक्सल क्या होगा। होता है? हाँ, बोलो। पिक्सल पिक्सल इज अ डिफरेंट थिंग, इट इज समथिंग एल्स। वो ये तो हो गया डीपीआई, मैंने प्रिंटर के सेंस में क्या है। पिक्सल इज आल्सो समथिंग लाइक दिस, बट इट इज एक्चुअली व्हेन यू प्रोड्यूस दैट, ये तो प्रिंटिंग क्वालिटी ना, जब आप किसी पिक्चर को प्रोड्यूस करते हो तो वहां पे भी आपके पास स्मॉल स्मॉल स्क्वायर बॉक्सेस हैं, उन बॉक्सेस को आप फिल कर रहे हो, वो भी पिक्सल्स हैं। उसमें भी मेंशन होता है कि पर इंच में आपके कितने पिक्सल्स हैं या पर सेंटीमीटर में कितने पिक्सल्स हैं। तो पिक्सल्स इज नथिंग बट एक्चुअली स्मॉल स्मॉल एरिया, और वो आप नंबर जब इंक्रीज करते जाते हो पर इंच में ही, नॉर्मली पर इंच, क्योंकि कैमरे की क्वालिटी के हिसाब से डिसाइड होता है पिक्सल, कि आपके पिक्चर की क्वालिटी क्या, आपका कैमरा डिसाइड करता है ना कि आप किस क्वालिटी का पिक्चर आप शूट कर रहे हो। तो आपके कैमरे में छोटा सा एक डिवाइस लगा हुआ है जिसका नाम किसी को पता है क्या होता है, वो जो एक्चुअली पिक्चर, आपके पिक्चर को कन्वर्ट करता है या कैप्चर करता है? व्हाट इज दैट डिवाइस इज? पहले तो पुराने टाइम पे हमारे पास फिल्म होती थी ना, तो फिल्म हमारी ये होती थी, सर अभी उसको तो फिर हम सेंसर्स होते हैं, हाँ अभी तो सेंसर्स होते हैं, लाइट हम सेंसर। उसी सेंसर का नाम, उसको क्या कहते हैं, तो बड़ा अच्छा सा नाम है, वी हैव अ नेम फॉर दैट सेंसर आल्सो। सेंसर इज देयर ऑब्वियसली, दैट इज समथिंग लाइक अ वेरी स्क्रीन, एक तरीके से ऐसा है कि उसमें एरे ऑफ एलईडी लगे हुए हैं या एरे ऑफ डिवाइस लगे हुए हैं व्हिच इज एबल टू फोटो डायोड काइंड ऑफ थिंग। बट फोटो डायोड थोड़ा सा मुश्किल होता है लगाना, बट वी हैव अनदर थिंग दैट इज वेरी स्मूथ, दोस आर कॉल्ड सीसीडी। सीसीडी कॉफी वाला नहीं, कॉफी वाला तो अलग है। दिस इज आल्सो चार्ज कपल डिवाइस, so that is a capacitor kind of thing, and when the light is falling on that, अगर आपका सीसीडी का क्वालिटी अच्छा नहीं है, सीसीडी का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, तो 1 इंच में आपने अगर 4 ही सीसीडी लगाया तो आपकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। आपने 1 इंच में 10 लगा दिया तो पिक्चर क्वालिटी बढ़ जाएगी। आज के टाइम तो थाउजेंड्स ऑफ वी हैव, तो जितना ज्यादा डिवाइस इंप्रूवमेंट हो रहा है, जितना मिनिएचर फॉर्मेशन डिवाइस का हो रहा है, तो हमारी रेजोल्यूशन भी इंक्रीज हो रही है। पुराने टाइम पे तो हमारे पास क्या होता था, फिल्म होती थी, उस पर सिल्वर की कोटिंग होती थी, सिल्वर नाइट्रेट की, या सिल्वर को ये आपने पढ़ा होगा वो भी शायद, क्या होगा, ओल्डर फिल्म वेयर मेड, 15 साल पहले शायद बंद भी हो गया। तो मैक्सिमम कंपनी हैज बीन क्लोज्ड, अब तो फिल्म शायद ही कहीं दिखेगी। मेरे घर में तो रखी हुई है अभी भी, तो कैमरा भी मेरे पास रखा हुआ है अभी। जो आपका एनालॉग कैमरा होता था, अब तो डिजिटल कैमरा रेवोल्यूशनाइज कर चुका है। तो वी डोंट हैव फिल्म, वी हैव सीसीडी, charge coupled device, or you can have an array of LED, that is also possible। तो आप अगर एलईडी बहुत फाइन एलईडी बना सकते हो, सेमीकंडक्टर से पॉसिबल नहीं है बट पॉलीमर से पॉसिबल है। इसलिए आप देखोगे जो आपका ओलेड टीवी होता है, ऑर्गेनिक एलईडी, तो ऑर्गेनिक एलईडी टीवीज आर हैविंग अ बेटर रेजोल्यूशन। व्हाई? बिकॉज the size of that small PN junction is very small in the organic sense, बट सिलिकॉन वाले का साइज तो उतना छोटा नहीं कर सकते। वी हैव टू हैव सर्टेन साइज, बहुत छोटा नहीं कर सकते। अगर हमारा डायोड का साइज ही, इफ वी मेक अ ट्रांजिस्टर ऑफ फ्यू एटम्स, देन आवर रेजोल्यूशन कैन इंप्रूव, एंड आई थिंक वी हैव मेड टिल अराउंड 7 to 8 atoms, hardly 7 to 8 atoms are used to make a transistor। So this kind of development has been done already, but market में आने में time लगेगा। Okay, now we have to discuss the errors। So now we have a standard lab and we have an Indian lab. In a standard lab, normally we have an instrument and only one person is doing all the things। सारे जो अलाइनमेंट करनी है, यहाँ पे मैंने दोनों ऑप्टिक्स के एक्सपेरिमेंट लिए हैं, तो जितनी भी अलाइनमेंट करनी है, कुछ भी चेक करना है, किसी नट को टाइट करना है, लूज करना है, व्हाटएवर, ओनली वन पर्सन इज हैंडलिंग। वहां पे पॉपुलेशन कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा है, तो वी डोंट फॉर्म ग्रुप्स। एक इंस्ट्रूमेंट एक बच्चा, एक इंस्ट्रूमेंट एक बच्चा। एंड इन इंडिया वी हैव दिस काइंड ऑफ इंडियन लैब हमारे कॉलेज का लग रहा है ये तो। सर एक बच्चा 15,
हमारे कॉलेज का नहीं है। मुझे एक्चुअली फोटो मिला नहीं, लगाना तो मैं चाहता था कॉलेज का, लेकिन जब हम फोटो लेते हैं ना तो कॉलेज में फिर बच्चों को अलग अलग बैठा देते हैं, तो फोटो में बच्चे ठीक दिखते हैं कि एक के साथ एक ही बैठा हुआ है। तो वैसी फोटो नहीं है जो जिसमें हाँ सर, छह तो सात इंडियन बच्चे। लैब खाली प्रैक्टिकल होने सर सिखाती हमारे हैं, यहाँ ये पे कोऑपरेटिव सर अगर वो आप रिसर्च सिखाती लेके हैं। नहीं इंडियन हाँ? लैब तो भी समझ आ जाता। हाँ लैब होता तो आपका ग्रुप कितना है, 5 बच्चे का है ना, और अगर इंस्ट्रूमेंट कम हो जाता है ना तो कई Yes. बार हम 2 ग्रुप को मर्ज कर देते हैं। ये सिर्फ इंडियन में कैपेबिलिटी है ऐसी, या इंडियन तो सर हमारे अंदर स्टैंडर्ड इस कोऑपरेशन, तरीके से। कोऑर्डिनेशन और सर टीम हमारे वर्क यहाँ है पे ना। जुगाड़ यस सर, चलता टीम है वर्क। सर। यस यू कैन से टीम वर्क, बट एक्सपेरिमेंट के टाइम टीम वर्क वर्क नहीं करता है, हमेशा रिजल्ट खराब आता है। तो व्हाट द थिंग्स, एक बच्चा स्क्रू टाइट कर रहा है, फिर बीच में देखो बीच वाला बेंच में जो ये वाला यहाँ पे आपके पास कोई मोशन दे रखा है किसी डिवाइस को अटैच करने के, उस होल्डर को वो मूव कर रहा है, इसने वहां हाथ रख रखा है, वो कुछ और चीज चेक कर रहा है, ये कुछ और, मतलब एवरीवन इज डूइंग डिफरेंट थिंग एंड द रिजल्ट इज डिजास्टर। अरे वो सर वो फोटो खींचती है ना, रिजल्ट सबको फोटो में कुछ मतलब दिखना है। क्या जब क्या कह फोटो रहे हो? खींचती तो जब फोटो खींचती तो हर कोई कहता है ना कुछ करते हुए दिखो, कुछ करते हुए दिखो, तो कुछ नहीं हो रहा तो हाथ ही खड़ा कर लिया। ओके सर दैट कुड पीछे बी द वाला क्या रीजन। कर रहा है? हाँ सर ये बात वो भी सही है। वहां पे भी दो है, वहां पे एक्चुअल भी में दो तो है एक ये। एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा, बाकी भी तो घूम रहे देखो होंगे। अब मैं इंस्ट्रूमेंट का नाम बता देता हूँ, दिस इज अ लेजर एंड दे आर डूइंग इट, दिस इज अ ग्रेटिंग एंड दे आर डूइंग अ डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट, एंड दिस वन इज द स्पेक्ट्रोस्कोप एंड दिस इज अ दिस, ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है ना, इसके अंदर एक लैंप होगा, मे बी सोडियम और मे बी मरकरी, और ये स्पेक्ट्रोस्कोप है, ये उसका कॉलीमेटर है, ये उसका टेलीस्कोप है, बीच में प्रिज्म लेके बैठा हुआ है, और अभी वो खेल ही रहा है, अभी उसने रखा नहीं है, वो देख रहा है कि ये है क्या, ये सो इनक्यूजिटिव है कि वो है क्या, सम्मान क्या है। और टीचर इज नॉट इन द क्लास, टीचर अभी बाहर गए हैं चाय पीने, तो तभी नो बच्चे सर, मजे टीचर कर फोटो रहे खींच रहा है, हैं। ओके टीचर फोटो खींच रहा है। अच्छा, टीचर फोटो ले रहे हैं, ओके दैट कुड बी द आंसर। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन फॉर द एरर इन द एक्सपेरिमेंट। अब हम उस एरर को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं, और अगर मैं लोडिंग इफेक्ट नहीं डिस्कस कर पाया तो फिर भी आई होप कि हम मंडे को और वेंसडे को क्लास में कर सकें। आई विल डिस्कस विद टीचर्स आल्सो कि कैसे में करना है, क्योंकि थ्योरी में जब कंप्लीट होगा तभी बच्चे करेंगे, बट आई होप कि हम मंडे को लैब कर सकें और वेंसडे को। सो देयर इज अ मेजर, व्हेनेवर यू डू मेजरमेंट देयर विल ऑलवेज बी एरर, and the errors which we classify is normally we have 3 different kind of errors: gross error, systematic error, and random error. Gross error is actually in totality. Systematic is actually, even if you do in a better way, still you have error. It is a systematic, it will happen, you cannot avoid that, that is there, चाहे वो स्टैंडर्ड लैब में कर रहा हो चाहे वो इंडियन लैब में कर रहा हो, तो ये दोनों जो एरर है ना वो रहेंगे ही रहेंगे। Then you have random errors. Random error can have a different value for these two conditions. अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो random error थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, हम ऐसे कर रहे हैं तो हो सकता है, but random error is always there, that will be there in both the cases. So let us focus on one by one. The gross error. The gross error occurred due to the human mistake. ग्रुप में हो तो obvious है, human mistake in reading or using the instrument. फॉर एग्जाम्पल मल्टीमीटर को, या आपको टीचर ने बोला कि भाई इसको, जैसे एग्जाम्पल के लिए ऊपर देख लो स्पेक्ट्रोस्कोप है, हम स्पेक्ट्रोस्कोप को जब भी बच्चों को हैंडल करने के लिए बोलते हैं तो बोलते हैं इस एरिया से उसको होल्ड करो और शिफ्ट करो, लेकिन बच्चा क्या करता है कि उसे ये भी दिखता है कि अरे टेलीस्कोप लगा हुआ है, यहाँ पे कॉलीमीटर लगा है, इसकी कान पकड़ करके या उसको होल्ड करके शिफ्ट कर देता है। तो होल्डिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको होल्ड कहाँ से करना है इंस्ट्रूमेंट को, आप ऐसी जगह से होल्ड करके आप शिफ्ट कर सकते हो, बट वो प्रॉब्लम करेगा बाद में, वो उसके मैकेनिकल पार्ट को थोड़ा ना थोड़ा डिस्टर्ब करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से होल्ड कर रहे हो। सो दिस इज एक्चुअली हाउ यू आर टेकिंग द रीडिंग एंड हाउ यू आर हैंडलिंग द इंस्ट्रूमेंट। तो वो एरर, ग्रॉस एरर इज वेरी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, कोई ऐसा फिक्स नहीं है दैट वो ऐसे ठीक हो जाए। तो नॉर्मली हम उसे ह्यूमन मिस्टेक से रिलेट करते हैं। हाउ वी कैन अवॉइड, वी कैन मिनिमाइज दिस एरर, ये सारी चीजें मैंने, इनकरेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारी चीजें, रिकॉर्डिंग एक्सेट्रा, समटाइम भी अकर्स ड्यू टू द इनकरेक्ट, अपने एडजस्टमेंट ठीक से नहीं किया, आप रीडिंग लेते जा रहे हो, आपका स्लिट जहाँ आना चाहिए था वहां स्लिट आ ही नहीं रहा है, वो टेढ़ा आ रहा है,
फिर भी आप रीडिंग ले रहे हो, तो दैट कुड रिजल्ट इन एरर. सो देयर आर मेनी थिंग्स. वो नॉर्मली आपके यूसेज पे डिपेंड करता है कि आप कैसा यूज कर रहे हो अपने इंस्ट्रूमेंट को. इट कैन बी अवॉइडेड बाय टेकिंग केयर व्हाइल टेकिंग द रीडिंग. और कई बार ऐसा भी होता है, एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पैरेलैक्स. पैरेलैक्स हमेशा टीचर बोलता है ना, जब भी आप रीडिंग लो तो बिल्कुल आपके इंस्ट्रूमेंट आपके सामने होना चाहिए, बिल्कुल एट द परपेंडिकुलर टू यू, स्ट्रेट टू यू. आप टेढ़ा होकर मत देखो. पता चला 4 बच्चे बैठे हैं तो पहला तो ठीक से देख रहा है, बाकी 3 थोड़ा सा तिरछे देख रहे हैं. कोई और जब बहंगा हुआ था आप सर. वो सारी चीजें अलग है. दैट इज, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दोस फिजिकल सर फिर थिंग्स. इंस्ट्रूमेंट में एरर नहीं है फिर सर, ह्यूमन में एरर है. नहीं, ह्यूमन एरर है, बट इवन व्हाइल लुकिंग एट द इंस्ट्रूमेंट, आप सामने नहीं देख रहे हो, अगर आप थोड़ा सा एंगल से देख रहे हो ना, तो आपकी नीडल और जो मार्क्ड रीडिंग है, दैट विल नॉट एट सेम पॉइंट. आपको डिफरेंट रीडिंग नजर आएगी. That is called parallax. So that is also possible. So just take the precautions while to taking those readings. तो आप gross error को minimize कर सकते हो, remove तो नहीं कर सकते हो, you can minimize that. And the systematic, which is important. Systematic is actually the error which is divided into 3 parts. Instrumental systematic error, यानी instrument से जो error आ रहा है, environmental errors and observational error. Observation भी हम यहाँ पे include कर देते हैं. तो तीनों पार्ट है इसमें. आपके पास इंस्ट्रूमेंट का अपना एरर होगा, वो नॉर्मली आपके लीस्ट काउंट से आता है. अगर आपका लीस्ट काउंट ही मिनिमम इतना है, तो आप उसी लीस्ट काउंट से नीचे तो आप मेजर कर ही नहीं सकते, तो वो एरर तो इनबिल्ट हो गया. यानी दैट प्लस माइनस वैल्यू इज ऑलवेज देयर. आपने जो भी रीडिंग दी है, प्लस माइनस ऑफ दैट लीस्ट काउंट विल ऑलवेज बी देयर. वो आप रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि आपने इंस्ट्रूमेंट आपका लिमिटेड मेजरमेंट ही कर पा रहा है. Environmental error is something like if you are measuring, you are doing a reading and you need a very precise temperature. जैसे रेजिस्टेंस का रीडिंग है, रेजिस्टेंस के रीडिंग में हो सकता है बच्चे लैब में गए और एसी चल रहा था, और जब एसी चल रहा था और उससे पहले टीचर ने चला रखा था एसी और टेम्परेचर वाज मेंटेन एट 25 डिग्री. पॉसिबिलिटी है. और जब बच्चे बहुत सारे एंटर किए तो एसी की एफिशिएंसी थोड़ी सी डिक्रीज हुई. It is not able to maintain 25, it is able to maintain only 27. So 2 degree has been increased because of presence of all the students. और टीचर ने उसको एसी को चेंज नहीं किया, उसका एसी का थोड़ा 2 डिग्री कम करता है टेम्परेचर, तो हो सकता है कम हो जाता है. दैट इज एनवायरनमेंट. तो आपके रेजिस्टेंस को इफेक्ट करेगा. और इवन अगर आपका टाइम 2 घंटे की क्लास है, तो 2 घंटे में ऑब्वियसली थिंग्स कैन चेंज. आप लगातार इंस्ट्रूमेंट को ऑन करके रख रहे हो, तो आपके करंट फ्लो होंगे, आई स्क्वायर आर से हीटिंग होगी हर एक कंपोनेंट का, और वो हीट डिसिपेट अगर नहीं हो रहा है तो इट विल चेंज योर रीडिंग. तो एनवायरमेंट इफेक्ट इज देयर. कभी अचानक से थोड़ी गर्मी बढ़ गई या ठंड हो गया, व्हाटएवर, यू कैन हैव द डिफरेंट रीडिंग. जैसे बार पेंडुलम है, अगर आप बार पेंडुलम को प्रिसाइजली आप उससे अगर मेजरमेंट करते हो, तो विंटर में रीडिंग डिफरेंट आएगी और समर में रीडिंग डिफरेंट आएगी, विच वी यूजुअली डोंट डू. हमें पता नहीं होता, हम करते भी नहीं, हम इस चीज पे सोचते भी नहीं कि ऐसा कुछ हो भी सकता है. बट यस, समर में टेम्परेचर आपका होता है रफली 35-40 के अराउंड. मेटल है आपका, केटर्स पेंडुलम या बार पेंडुलम मेटल का बना हुआ है, एंड वी नो दैट मेटल एक्सपैंड होता ही है. ऐसा तो नहीं कि एक्सपैंड नहीं होता है. अगर वो एक्सपैंड होगा तो उसका लेंथ चेंज होगा, लेंथ चेंज होगा तो आपकी सारी रीडिंग चेंज हो जाएगी. है या नहीं है? केटर्स आपने यूज किया ना वर्चुअल लैब में, तो यूज किया है, रियलिटी में नहीं देखा, बट लेंथ विल चेंज. और विंटर में वो टेम्परेचर आपका 17 डिग्री 18 डिग्री होता है, तो देयर इज अ 220 डिग्री डिफरेंस. उस 20 डिग्री से आपका रिजल्ट डिफरेंट आ सकता है. तो दिस इज लाइक एनवायरमेंट इफेक्ट. तो आपका एनवायरमेंट कैसा है, तो जब भी कोई रिजल्ट हम प्रपोज करते हैं ना कि हमारा रिजल्ट यह है, तो जब रिजल्ट आप प्रपोज करते हो किसी रिसर्च में या कहीं पेपर पे, तो यू नीड टू से कि आपका लैब का एनवायरनमेंट क्या था, आपका टेम्परेचर क्या था, ह्यूमिडिटी क्या था, आपने प्रेशर क्या मेंटेन कर रखा था. तो सारी चीजें मैटर करती है. अगर आप प्रिसाइज मेजरमेंट कर रहे हो, अगर आप मेजरमेंट वैसे कर रहे हो कि बस करना ही है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, देन इट इज ओके, कोई पूछेगा भी नहीं. बट इफ यू आर डूइंग ए स्टैंडर्ड मेजरमेंट, देन लैब एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. किस कंडीशन में आप ये मेजरमेंट कर रहे थे. और आप अगर पढ़ा होगा आपने माइकलसन इंटरफेरोमीटर के बारे में, माइकलसन के एक्सपेरिमेंट का पढ़ा होगा थोड़ा सा रिलेटिविटी में, मे बी आई होप की पढ़ाई होगा. Yes.
या नहीं? यस तो सर। वहां पे देखो ईयर के डिफरेंट डिफरेंट टाइम में मेजरमेंट किया, फिर बहुत सारे कंडीशंस उसने पुट अप किए, तब जाके उसने रिजल्ट प्रपोज किया कि आई डिड नॉट फाइंड एनी रिजल्ट। एक्चुअली माइकलसन का जो आउटपुट था कि आई डिड नॉट फाइंड एनी रिजल्ट. So that was the output of Michelson. But he has done in the winters, he has done in the summer, he has done the different means he has followed everything. Environment से कोई effect तो नहीं आ रहा है मेरे measurement में. So this is and next is the observational. Observational means how you do the observation. That can be treated as systematic. जैसे मान लो कोई गड़बड़ है, अब इंस्ट्रूमेंट मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए. जो ऑब्जर्वेशनल ऊपर वाला जो था वो तो आपने जानबूझ के किया कि आप इधर बैठे हो उधर बैठे हो रीडिंग ले रहे हो. That is due to your intention. एक सेकेंड. बट ऐसा भी हो सकता है कि मान लेते हैं वेरी नॉर्मल वे में समझ लेते हैं कि कोई एक डिवाइस लगी हुई किसी हाइट पे और उससे उसको हमें कहीं वहीं से देखना है हमें. तो पर्सन की हाइट से भी मैटर करेगी वो कहाँ से देख रहा है. वो कई बार कोई डिवाइस का इस तरीके का अरेंजमेंट होता है कि यू cannot go very close to that. You have to do the measurement from a distance. तो एक ऑब्जर्वेशनल एरर ऐसा है कि जो किसी रीजन से आ रहा है, आप इंटेंशनली नहीं कर रहे हो, बट क्योंकि उसका अरेंजमेंट ऐसा है कि उससे ज्यादा हम उसे बेटर तरीके से रीड नहीं कर सकते. तो दैट इज काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशनल. एक तो ऊपर वाला जो ग्रॉस था उसमें तो इंटेंशनल था कि बच्चा जानबूझ के टेढ़ा बैठ गया और रीडिंग डिफरेंट बता रहा है. वहां पे उस बीच में बैठ सकता है, सामने देख सकता है इंस्ट्रूमेंट, बट ही डोंट नो टू. दैट इज अ ग्रॉस. बट सिस्टमैटिक में anything which is not possible, this is only the possible way of looking at this particular reading, then that is a observational error and that can be avoided. तो instrument error को आप avoid कर सकते हो. वहाँ मैंने reasons लिख दिए हैं कि क्या क्या आप कर सकते हो. हर टाइम के साथ आपको इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करना होता है. आप उसमें करेक्शन फैक्टर इंक्लूड कर सकते हो और सूटेबल इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हो. आपको मिलीमीटर मेजर करना था तो आप सेंटीमीटर स्केल में लाओ, और सेंटीमीटर मेजर करना तो मिलीमीटर स्केल का कोई यूज नहीं. दो दीज काइंड ऑफ सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट यू कैन डू. यू कैन अवॉइड दीज इंस्ट्रूमेंटल एरर यूजिंग दीज पर्टिकुलर 3 थिंग्स. एनवायरमेंट एरर में आपके पास है यूज ऑफ प्रॉपर करेक्शन फैक्टर. जैसे आपका अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो उससे रीडिंग आपकी कितनी चेंज होगी, दैट यू कैन इनकॉर्पोरेट इन योर रिजल्ट using proper arrangement, keeping the surrounding condition like air condition, temperature control, enclosure, all these things that you can do to reduce the environmental error. Making a new calibration under the local condition. अगर आपकी सडनली आपकी यहाँ से लैब शिफ्ट होकर के कहीं और चली जाती है तो उस एरिया के अकॉर्डिंग आपके कंडीशंस थोड़े से चेंज हो रहे हैं तो आपको चेंज करना पड़ेगा. ऑब्जर्वेशनल एरर में आपका आ जाता है कि दिस इज केयरलेसनेस. यहाँ पे भी केयरलेसनेस हो गया फॉर द ऑपरेटर जो ऑपरेट कर रहा है उसको. तो दिस इज अगेन आई हैव रिटन पैरेलैक्स हियर आल्सो. यू कैन राइट पैरेलैक्स आल्सो. दिस इज आल्सो मींस दिस इज आल्सो इंक्लूडेड इन द सिस्टमैटिक एरर ओनली. नेक्स्ट इज द रैंडम एरर. दीज एरर आर ड्यू टू अननोन कॉजेस. आपने रैंडम एरर का एक्सपेरिमेंट किया है. नॉर्मली अगर आप रीडिंग ठीक से करते हो तो आपका रैंडम कर्व आएगा, वो आपका थोड़ा सा क्वालिटी में अच्छा आएगा अगर आप रीडिंग अच्छे से लेते हो. और रीडिंग बहुत गंदे तरीके से लेते हो तो कर्व कभी ठीक नहीं आएगा. तो रैंडम एरर का एक्सपेरिमेंट में ये आपके बिहेवियर पे है कि वो रिजल्ट कैसा आएगा. बट इवन आपने बहुत अच्छे से किया है, यू वोंट फाइंड अ डेल्टा कर्व. एक स्टीप कर्व नहीं आ सकता. मींस देयर विल ऑलवेज बी अ डेल्टा एक्स प्लस एंड डेल्टा एक्स माइनस फॉर द मेजरमेंट ऑफ एक्स. यानी यू कैन नॉट अवॉइड. सो दिस इज कॉल्ड एज अननोन कॉजेस. Always be there, हमेशा रहेगा वो. Even when all the systematic errors have been accounted for, in some experiment some random error usually occurs but become important in high accuracy work. जैसे आप पेंडुलम का ही केस ले लो. आप 9.8 निकालना चाहते हो जी की वैल्यू, 9.7 आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, टीचर कर देगा ओके है. बट if I ask you to have a standard value of measurement, then you need to discuss these errors. तो वहाँ जब बहुत standard measurement करते हैं तो इन errors का एक important implication हो जाता है. Broader में बहुत ज़्यादा नहीं है. We are left with the error calculation. We are left with the error calculation और time भी मेरे ख्याल से 36 हो गया है. तो absolute error, relative error, percentage error, relative accuracy, percentage accuracy, ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है. एक क्वेश्चन पक्का आता है
दो क्वांटिटी गिवन होगी, फाइंड द एरर, फाइंड द रिलेटिव एरर, फाइंड द परसेंटेज एरर, ऑल दिस ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम ही। एंड देन अवर लोडिंग इफेक्ट कम्स, एंड लोडिंग इफेक्ट हमारी क्लास भी तो वीक में एक बार ही होगी, तो ये भी दिक्कत है। देन वी हैव टू डिस्कस दिस। तो लोडिंग इफेक्ट आई होप कि हम कर लेंगे इस लैब में, बट यहाँ पे अभी डिस्कस करने का टाइम नहीं, 36 हो गया है। एंड आई वोंट से कि और ज्यादा बैठो तुम लोग, काफी कुछ पढ़ लिया है, काफी कुछ डिस्कशन कर लिया। आज हमारी क्लास करीब 1 घंटे हुई है, बट नेक्स्ट टाइम से वी विल हैव 2 आवर्स क्लास। ठीक है, तो आज हम यहीं पे एंड करते हैं। And I will share this. थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो कोई आराम Thank you, से Yes, sir, करिएगा, thank you, कोई sir. टेंशन मत लो। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर एक चीज बोलो, बोलो। पूछनी है आपसे। तब सर आप कितने बच्चे होंगे तो आप लैब्स खोलेंगे? कितने बच्चे अगर तैयार हो गए देखो तो फिर मिनिमम आप जो lab खोलेंगे? बैच, नहीं मिनिमम बैच 10 बच्चों का बुला सकता हूँ मैं, कि 10 बच्चे एक दिन में आएंगे, उससे ज्यादा नहीं। सर 17 बच्चे तो तैयार हैं, जो पिछला सर्वे हुआ था, और जो दिल्ली में तो 17 बच्चे रह रहे हैं और वो तैयार भी हैं। जो हाँ पिछला लेकिन ये भी अब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है पॉइंट, कि बाकी बच्चों को दिक्कत ना हो। इफ दे आर डूइंग ऑनलाइन और दे आर नॉट एबल टू कम, देन दे शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। एनीबॉडी हैव अ इशू, देन वी हैव टू एड्रेस दैट इशू आल्सो। सर लेकिन अभी आपने कहा था कि ऑफलाइन ऑनलाइन भी लैब्स चलेंगी। हाँ ये हाँ, वो- लैब तो ऑनलाइन भी चलेंगी, लेकिन बच्चा कभी कल को ऐसा ना कि नहीं, कुछ बच्चों के तो ऑफलाइन चल रहे थे और कुछ हमारे तो हो ही नहीं पाए, हमें तो बुलाया नहीं गया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। वो चीज थोड़ा सा 1 हफ्ते और ले लो टाइम। हाँ सर, वो तो हम Thinking एक बार वो डिस्कस कर लेंगे। सर एक और ये चीज पूछनी है कि अगर आप लैब खोलते हो सर, बाकी टीचर्स भी खोलेंगे लैब? नहीं 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 नहीं, दैट इज नॉट द केस। इट इज अप टू टीचर, दैट विल डिपेंड अपॉन टीचर। मतलब सर एक बार टीचरों से पूछना पड़ेगा कि इतने बच्चे बाकी तैयार हैं। मैं तो ये मत कहना कि रविकांत सर खोल रहे तो आप भी खोलो, ये मत कहना। नहीं सर, हम Yes, आपका sir. नाम नहीं लेंगे ऐसे सर, नहीं हम कहेंगे। ऐसे आपने जैसे बताया है हमें कि कुछ सर टीचर्स अटेंडेंस ले ली सर। अटेंडेंस लॉग से आएगा, यू कैन लीव। जो बच्चे लीव करना चाहते हैं लीव कर सकते हैं, अटेंडेंस Okay, लॉग से sir. मैं लूंगा। थैंक सर यू तो सर। हम ऐसे आपका नाम नहीं लेंगे, लेकिन जैसे अभी आपने बताया था कि बाकी टीचर्स खोल रहे हैं, हम भी उनसे ऐसे ही कहेंगे कि कुछ टीचर्स अच्छा। खोल रहे हैं, तो जैसे हम आ Yes, सकते हैं। चलो ठीक है, पूछ लेना, कोई ऐसा इशू नहीं उसका भी है। एक बार फॉर्म क्योंकि बना मैंने देना तो। डिस्कस मैंने टीचर से भी कर लिया, तो मोस्ट ऑफ देम आर अवॉइडिंग कि हम नहीं खोलेंगे जब तक यूनिवर्सिटी से नोटिस नहीं आता। किसकी छुट्टी होगी सचिन? छुट्टी। इसको मुझे म्यूट करना भी सचिन। हाँ चलो, मैं अब ये करते हैं कि आप 1 हफ्ते और टाइम ले लो, सोच लो इस चीज पे। बट जो मेरी क्लास होगी ना, अगर फिजिकल होगी तो 10 बच्चों से ज्यादा एक लैब में नहीं हो पाएगा। सर 17 तो सर वैसे ही तैयार हैं जो दिल्ली में वैसे ही रह रहे हैं, लेकिन बाकी बच्चे भी आना चाहते हैं लैब अटेंड करने, तो 30 के दिल्ली अराउंड हो में जाएगा। नहीं, ये चीज मैं अलाउ भी नहीं करूंगा, एंड दिस इज नॉट पॉसिबिलिटी कि दिल्ली में शिफ्ट हो जाए, फिर रहेंगे कहाँ, बहुत सारी दिक्कत है। सर वो तो तो वो सर चीज, हमारा स्टूडेंट्स का एक डिस्कशन है, उसमें तो सर आपका कोई रोल नहीं है। हाँ वो चीज है, बट ऐसा हो सकता है कि भाई टीचर्स ने बोला था इसलिए बच्चे आए, फिर बच्चों को ये दिक्कत हुई, वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि थोड़ा सा इस चीज पे अवॉइड करें, कि जो बच्चा यहाँ पे है वो कर सकता है, उसके पास ऑप्शन है। जो बच्चे नहीं है, ऑनलाइन है इज देयर, तो ऐसे नहीं कि ऑनलाइन में कुछ खराब है। ऑनलाइन में भी आपको इतने ही चीजें बताई जाएंगी जितनी आपकी ऑफलाइन में। ऑफलाइन में आप इंस्ट्रूमेंट को रियली देख पाओगे, और ऑनलाइन में वो चीजें नहीं कर पाओगे, बस ये फर्क है। यस सर, सर वही बस एक बार डिस्कस कर लेंगे हम बच्चों हाँ के। वो चीज आप discuss करिए। तो सर हम ये मान के चले कि हमारे थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम्स ऑनलाइन ही होंगे? क्यों, क्या कह रहे हो? सर हम ये मान के चले कि थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम्स ऑनलाइन ही होंगे हमारे? देखो ऑनलाइन अगर आपकी पढ़ाई चल रही है ना, तो एग्जाम भी ऑनलाइन होगा। कोई भी आपसे, देखो सिर्फ थ्योरी आपसे ऑफलाइन ले सकता है यूनिवर्सिटी, बट प्रैक्टिकल ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपने अगर ऑनलाइन किया है प्रैक्टिकल, तो आप ऑफलाइन नहीं कर सकते हो प्रैक्टिकल। लेकिन थ्योरी आप लिख सकते हो, थ्योरी तो आप घर पे भी लिख रहे हो, तो आप लैब में भी, वहाँ इस कॉलेज में भी आके लिख सकते हो, है ना। तो थ्योरी की पॉसिबिलिटी है कि ऑनलाइन की पढ़ाई चले, बट थ्योरी आपकी हो सकती है कि फिजिकल मोड में हो जाए।
बट प्रैक्टिकल अगर ऑनलाइन चला है तो ऑनलाइन ही एग्जाम होगा। मेरे क्वेश्चन है सर, अगर थ्योरी अगर ऑफलाइन भी हुई, बट ये करो कि थ्योरी ऑफलाइन भी पढ़ा और ऑफलाइन भी एग्जाम लो, वो बेटर रहता है। ऑनलाइन पढ़ के ना थोड़ा वो हो जाता है, लगता है कि ऑनलाइन पढ़ो और ये ऑफलाइन चीज पेपर देने हैं। एक्चुअली थ्योरी में तो ये सब ये अज्यूम करते हैं कि हमने पढ़ा दिया, तो हाँ वहां पे सर, कोई पर ये ऐसा हमारे स्टूडेंट्स practical पे भी डिपेंड करता है ना। नहीं है कुछ। हाँ वो नहीं वो देखो वो सारे प्रॉब्लम फिजिकल में भी है, बट यहाँ पे ऐसा कोई नहीं कि आपको किसी स्किल को हमने नहीं सिखाया उसे हम डिमांड कर रहे हैं एग्जाम में करने के लिए, तो दैट इज नॉट वे आर डूइंग। हाँ सर, वो तो नहीं है। हाँ वो चीज है, नहीं सर, बस इसलिए ये हम नहीं है, प्रैक्टिकल जैसे अवॉइड आपने करते जैसे लेकिन आप सर एक एग्जाम का हाँ प्रेशर सर। होता है तो उसमें बच्चा पढ़ लेता है, फिजिकल एग्जाम का प्रेशर है हाँ तो मेन तो यही बात है सर, बच्चा खुद ही पढ़ लेता है अगर फिजिकल एग्जाम क्लियर करने की बात है। हैं। वो सारी चीजें हैं, बट अच्छा एक चीज और था, मैं अभी आपके उसमें डालूंगा चैट में, जो हमारी क्लासेस थी ना, जो डाउट क्लासेस मैंने हम लोगों ने सोची थी रखने के लिए, तो वो फाइनलाइज हो गया, सैटरडे होगा क्लास। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, आई विल ओनली से कि जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं परस्यू करने के लिए आगे फिजिक्स में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, वही बच्चे कर रहे हैं, क्योंकि सभी उसमें एंटर करेंगे तो ऐसा कि बस आगे हम क्लास करने के लिए, तो दैट इज ओवर एंड अबव आपके यूजुअल क्लासेस के अलावा होंगी। सैटरडे होगा, और इस वीक में शायद मैकेनिक्स की क्लास होगी आपकी 3 to 5। तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा आपको, या कोड आपको बता दूंगा, यू कैन ज्वाइन दैट पर्टिकुलर टीम। ठीक है, सर क्या होगा सैटरडे को? समथिंग लाइक वी आर ट्राइंग टू हैव कि आपको एड्रेस कर सके कि आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ये कॉन्सेप्ट्स जो क्लियर करने होते हैं सब्जेक्ट वाइज, वो वहाँ पे आपके कैटर किए जाएंगे। यस सर। That will be not a usual class, but it is concerned with your something like a preparational kind of thing. तो that is a doubt. ठीक है, तो अभी हम ये मीटिंग एंड करते हैं, and we will meet on next Thursday. ओके, थैंक यू सर। Okay. थैंक यू सर। सर हाँ बोलो। सर जो अफगान में चल रहा है ना, अफगानिस्तान में तालिबान का, उसका कैसा सीन है? तो क्या सीन है उसका, क्या करना है उससे हमें मतलब है अभी, देखो तो सर उस पर नहीं डिस्कशन सर, हो सकता है। उन्होंने बिना पढ़ाई किए हुए मतलब पूरा अफगानिस्तान में राज कर रहे हैं वो लोग, नहीं राष्ट्रपति बन वो रहे उस, हैं। हाँ नहीं वो उस पे डिस्कशन ऐसा करना नहीं है चाहते हो, सर, दैट जो इज क्योंकि तालिबान के जो मेंबर्स हैं वो सब बहुत सारे पीएचडी होल्डर्स हैं। सो ऐसा नहीं है कि वो बिना पढ़े उन्होंने अटैक मार दिया। जो उनके मैं फॉलोअर्स है यही कह रहा वो हूँ कि उन्होंने हमने नहीं ना पढ़ा थोड़ा था। सा तालिबान को लेकर के हमारे पास एक माइंड में वो बन रखा है कि वो ऐसे हैं, हो सकता है यस वैसे सर, मीडिया होंगे ने भी, लेकिन रीजन नेगेटिव इमेज बना रखी है, उनकी नेगेटिव इमेज बना रखी है मीडिया ने। सही भी है हर तरीके से, बट until unless we know the history of Afghanistan we cannot say anything right now. तो हमें हिस्ट्री पता होना चाहिए अफगानिस्तान में क्या कहानी हुई थी जिसके कारण ये सारे यहाँ पे ऐसे हुए हैं, तो सर दैट शुड एक्चुअली बी में देयर। जो उनका प्रेसिडेंट था ना, वो यूएस बेस्ड था, तो वो नहीं चाहते थे कि कोई यूएस बेस वो क्या बोलते प्रेसिडेंट यूएस उनकी जब कंट्री को रूल करे। भी यूएस एक्चुअली मिलिट्री के थ्रू रूल कर रहा था वहां पे, और कुछ नहीं। यूएस का कोई यस बहुत सर। मोटो नहीं होता है पीस कीपिंग, उसका सिर्फ होता है रिसोर्सेज जिस दिन खत्म हो गए आई हैव टू गो फ्रॉम हियर, जब तक और सर वो जो रिसोर्सेज हैं अफगानिस्तान का एरिया बहुत रिसोर्स रिच है, बहुत ज्यादा। हाँ ना, but even they have industries, यूएस में इंडस्ट्री है आर्म्स की, उसकी सेल नहीं हो रही थी, they have to sell them, उस इंडस्ट्री को भी तो सरवाइव करना है, उन्होंने सेल किया यहाँ पे, सेल करके निकल गए वो, तो there are many Also things। sir, it मीटिंग dates एंड back करें to, you know, इसका अगर सर डिस्कशन इसमें किसी बस और दिन एक, करेंगे। ओके हाँ ओके बताओ बताओ। ये हाँ सर जस्ट बताओ वन चलो कमेंट कि वो तालिबान वाला हिस्ट्री सर जो है वो मतलब कोल्ड वॉर के समय का है ना, कि जब 69 में जब सोवियत यूनियन ने वहां से काफी इन्वेस्टमेंट किया फॉर प्रोग्रेस इन अफगानिस्तान, तो जो ट्राइबल्स थे उनमें एक रिफ्ट बना जिसको कि यूएस ने बेसिकली फंड किया, और बाद में जाके वही ओसामा बिन लादेन भी जो ऐसा बोलते हैं कि वो सीआईए की तरफ से ऐसा है। अलकायदा तो पूरा उसी का है, यूएस का ही है। यस सर, और उसी का And एक when it फैक्शन is- बाद में 94 में जाके तालिबान बना।
When the US stopped the funding to Al-Qaeda, जब उसे लगा कि हमारा काम हो गया, जिस दिन रशिया टूट गया, जब हाँ, रशिया का 93 जब हुआ ना, तो उसके बाद उसका पर्पस खत्म हो गया यूएस का, तो ही स्टॉप्ड द फंडिंग, एंड व्हेन इट स्टॉप द फंडिंग दे बिकम द बिगेस्ट एनिमी फॉर दैट, और उन्होंने फिर 2003 में ये वन वो ऑनलाइन काम तो किया। बहुत जगह ये भी लिखा है कि जो 9/11 अटैक हुआ था वो भी यूएस ने करवाया था। बुश ने करवाया था, यस सर, ये मतलब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। हाँ, उस चीज पे हम कंफर्म नहीं कह सकते, बट एटलीस्ट कोई भी होगा ही, जब पैसे किसी को नौकरी पे रखे हो, सडनली नौकरी से निकाल देते हो, तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही विदाउट एनी रीजन। अगर आपने नौकरी से बाहर कर दिया तो पैसे तो आने, पैसा सब कुछ ड्राइव करता है। तो चलो तो आज सर हम एंड इसमें करते जो हैं। काफी ओके सर। नहीं आज हम एंड करते हैं। वी कैन कीप अ सेशन फॉर दिस, अफगानिस्तान में क्या चल रहा है, ठीक है, उस दिन हम नहीं डिस्कस सर, कर लेंगे। उसमें जो थोड़ा बच्चे इंडिया के बारे में भी तो सोचना चाहिए ना। इंडिया को क्या सोचना है, मोदी जी तो है ना हमारे, मोदी जी तो मुमकिन तो है। मोदी जी सर, जैसे अभी काफी लोग अफगानिस्तान के आ रहे हैं ना इंडिया में, तो वो अलाउ कर इंडियंस रहे ही हैं। आ रहे हैं, वो अफगान वो इंडियंस तो आ रहे देखो इराक में भी वही हुआ है, इराक हो गया, सीरिया हो गया, लोग भाग भाग के आसपास के यस नेबरिंग सर, कंट्री में जाते ही हैं। दैट इज अ यूजुअल थिंग। आप नेबर हो तो नेबर कुछ बगल में होगा तो आपको भी सहना पड़ेगा। चलो इस चीज पे हम बाद में डिस्कस करते हैं, अभी हम एंड करते हैं मीटिंग, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर।